वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम दोस्तों। देखो आज हम अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे बेटा। 11th की पूरी सीरीज़ ऑलरेडी आपके पास आ चुकी होगी, आपके यूट्यूब चैनल पर है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 12th की सीरीज़ के साथ। और 12th में हमारे पास पहला टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आइए इस टॉपिक के बारे में आगे पढ़ते हैं कि कैसे फ्लावरिंग प्लांट्स जो एंजियोस्पर्म्स हम प्लांट किंगडम में पढ़ते थे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। तो चैप्टर के कंटेंट है बेटा कि फ्लावर के बारे में बात होगी, प्री फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस या पॉलीएम्ब्रियोनी, इन चीज़ों के बारे में वन बाय वन हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले फ्लावर का पर्पस ही क्या है ना। तो हमें पढ़ाया गया था वैसे तो कि जब हम 11th में पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि फ्लावर के अंदर ही रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं, या फ्लावर को ही रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कहा जाता है किसी प्लांट के। फ्लावर के अंदर कौन सी यूनिट होती है, तो स्टेमन होता है, पिस्टल होता है, वो सब हमें रिप्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो वैसी बात तो होगी होगी। साथ में और क्या पर्पज़ है इन जनरल हमारे लिए, वो तो प्लांट की खुद की जनरेशन बढ़ाने के लिए उसे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम हमारे लिए देखते हैं तो कहते हैं भाई जब हम फ्लावर्स को देखते हैं तो हमें क्या क्या समझ आता है। तो कहते हैं भाई जब हम फ्लावर्स को देखते हैं तो उनकी सेंट, परफ्यूम, रिच कलर्स, ये सब देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पर जो फ्लावर बना हुआ है वो देखकर आपको काफ़ी सुंदर लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। फूलों के पास जाते हैं तो बहुत सुंदर सी खुशबू आती है। दीज ट्रेट्स आर नॉट मियरली फॉर ह्यूमन एंजॉयमेंट और सेल्फिशनेस। ऐसा नहीं है कि बस ये हमारे मजे के लिए पौधों ने ऐसा कर दिया है, नहीं। नेक्टर होता है इनके पास, या पेटल जो कलर है वो अट्रैक्ट करता है किसको, पॉलिनेटर्स को, जिसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हम में से कुछ लोगों को होगा भी ऑलरेडी। तो पॉलिनेटर वाला काम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। पॉलिनेटर होने के कारण लिखा जाता है कि दे एक्ट एज डायरेक्ट एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत फ़ायदा भी मिलता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करवाने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन फ्लावर्स के कलर या परफ्यूम या सेंट की वजह से ही पॉलिनेटर्स इनके पास आते हैं, पॉलन ग्रेन को लेकर जाते हैं, दूसरे फ्लावर के पास पहुंचाते हैं जहां पर एग सेल उनका वेट कर रहा होगा। तो इसलिए देखो ये जो ब्यूटीफुल हमें फ्लावर्स दिखते हैं जिनको हमें देखना, गेज करना बहुत अच्छा लगता है, उनका एक रोल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स एग्जिबिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। एनजीओ का मतलब न्यू होता है हमेशा, स्पर्म सीड्स, है ना। तो सीड कंटेनिंग होते हैं वेसल के अंदर। एनजीओ का मतलब वेसल, स्पर्म का मतलब सीड, तो वेसल कंटेनिंग सीड, है ना। एंजियोस्पर्म में नेक्ड सीड नहीं होती, जिम्नोस्पर्म में बेटा नेक्ड सीड होती हैं। फिर बात करते हैं फ्लोरल डाइवर्सिटी की। सारे फ्लावर्स एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी और अलग अलग टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो ये फ्लावर अपने को अलग दिख रहा है वैरायटी में, इसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी अलग दिख रही है, तो फ्लोरल डाइवर्सिटी पाई जाती है। इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सेस, है ना। तो देखो ये अरेंजमेंट ऐसे है जैसे सब कुछ एक ही जगह गुच्छा सा इकट्ठा हो गया, इसमें अलग अलग अल्टरनेट अपोजिट टाइप लगे हुए हैं। तो ऐसे अलग अलग अरेंजमेंट होती हैं जो हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में रेसिमोस और साइमोस के तहत भी पढ़ते थे। वही बात यहाँ पर अब दोबारा भी हमें बताई जा रही है। तो फ्लावर्स होते हैं अलग अलग तरीके के बेटा, फ्लोरल पार्ट्स होते हैं हमारे पास बहुत सारे, सेपल्स, पेटल्स, पिस्टल्स वगैरह। प्राइमरी गोल क्या है, टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड प्रोडक्ट्स क्या होंगे भाई, तो ओवरी से जो फ्रूट बनना है या ओव्यूल से जो सीड बनना है वही हमारे एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। द एंड प्रोडक्ट्स आर फ्रूट्स एंड सीड्स, जैसा मैंने आपको कहा था वही इसने सेम टू सेम लिख दिया। फिर देखिए फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है हमारी, इसके साथ रिलेशनशिप बहुत इंटीमेट, बहुत क्लोज रिलेशनशिप होती है ना। ये कई बार लोग इसको अपनी सुंदरता या एस्थेटिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, घरों में सजावट करते हैं जब कोई फंक्शन होता है किसी के घर में। ऑर्नामेंट्स, कुछ लोग इसको, है ना, बालों में गेंदे का फूल लगा लिया, कुछ लगा लिया, वो भी यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग, तो ऑर्नामेंटल वैल्यू भी होती है। सोशल, रिलीजियस, कल्चरल भी वैल्यू होती है। यूज्ड ग्लोबली फॉर कन्वेइंग फीलिंग्स, है ना, हमें प्यार करना है तो एक रोज़ जैसा फ्लावर है, और किसी को थोड़ा सा दुखी हैं तो कुछ अलग टाइप का फ्लावर हो सकता है, नॉर्मल खुशी है तो अलग टाइप का, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स को हमने अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। ये सब उसी के लिए इमोजीज बना रखे हैं, लव के लिए है या ग्रीफ के लिए है या किसके लिए है ना। तो देखो वो हर तरीके के फ्लावर्स उसने दिखाए हैं, सोशल रिलीजियस बिलीफ के लिए दिखाया गया है।
वो ऑर्नामेंट के लिए दिखाया गया है। वाइल ह्यूमंस अप्रिशिएट फ्लावर्स एस्थेटिकली, बायोलॉजिस्ट जो होता है, ह्यूमन जो नॉर्मल ह्यूमन है वो तो देखेगा कि सुंदरता बहुत है फूलों की, है ना, लेकिन जो बायोलॉजिस्ट है वो कैसे देखता है, वो देखता है कि मॉर्फोलॉजिकली क्या ज़बरदस्त है ये चीज़ें, है ना। मॉर्फोलॉजिकली फ्लावर की अरेंजमेंट अलग अलग हो सकती है, उसमें अलग अलग सेपल पेटल्स वगैरह पार्ट्स हो सकते हैं। एम्ब्रोलॉजिकली देखता है वो कि कैसे ओव्यूल है, न्यूसेलस है, इंटीगुमेंट है, काफ़ी चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती हैं। और फ्लावर्स एक्चुअल साइट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इन एंजियोस्पर्म्स, ये भी बायोलॉजिस्ट को पता होता है, चाहे नॉर्मल मैन को इतना ध्यान उस पर ना दे रहा हो कोई, बट बायोलॉजिस्ट तो देता है। पार्ट्स क्या क्या होते हैं तो ये हम 11th में वैसे पढ़ चुके हैं बेटा, वो उसने देखो लिखा भी है कि आपने अर्लियर क्लास में पढ़ लिया होगा। तो देखो वही पार्ट्स होते हैं भाई, सेपल्स हो गए हमारे पास, कलरफुल पेटल्स हो गए, स्टेमन और सॉरी एंथर और फिलामेंट हो गए स्टेमन के लिए, और पिस्टल के लिए स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हो गए। तो ये वाले पार्ट्स हमारे पास होते हैं जनरली। स्टेमन को मेल रिप्रोडक्टिव कहते हैं क्योंकि एंथर के अंदर मेल गैमीट या पॉलन ग्रेन बनेगा। पिस्टल या कार्पल जो है बेटा उसमें नीचे ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, वहाँ पे एम्ब्रियो से एग जैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और एसेसरी वोल्स जो फर्टिलाइजेशन के बाद डीजनरेट हो जाते हैं वो दोनों होते हैं सेपल्स और पेटल्स। एक ग्रीन कलर का दिखाया गया होगा, एक थोड़ा सा कलरफुल दिखाया गया होगा। ये स्टेमन का फिलामेंट वाला पार्ट है, ये एंथर वाला पार्ट है जो कि बाइलोब्ड होता है, अभी आप आगे पढ़ेंगे। ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला पार्ट उसने दिखाया है। तो बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करी गई है कि ताकि आपको चीज़ें बहुत आसानी से बेटा समझ में आ जाएं, ज़्यादा परेशानी ना हो। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है कि इनिशियली प्लांट वेजिटेटिवली ग्रो करता है, अपने आप को जो लीव्स वगैरह बनाने हैं स्टेम उसमें बिजी रखता है। जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है, जैसे हमारा प्यूबर्टी का टाइम आता है 12 साल बाद, तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं भाई? प्लांट टू फ्लावर हैपन्स मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर, बिल्कुल ठीक बात है। तो कुछ हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जिसके कारण क्या बन जाता है? फ्लोरल प्रीमोर्डियम बनता है पहली बार, है ना। क्या बनता है? फ्लोरल प्रीमोर्डियम। जैसे हमारे भी प्यूबर्टी के टाइम पर कुछ हार्मोनल चेंजेस ही होते हैं, LH FSH वाले, ऐसे ही वहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं। जो शूट अब तक सिर्फ लीव्स बनाने में बिजी थी, अब सडनली वो शूट अपाइकल मेरिस्टम फ्लावर बनाने की तरफ चलेगी, और चलेगी तो जो उसका सबसे पहला काम होगा वो होगा एक फ्लोरल मतलब फ्लावर, प्रीमोर्डियम इनिशियल ब्लूप्रिंट बनाना या ग्रुप ऑफ सेल्स बनाना जो कल को पेडंकल के साथ जाकर फ्लोरल बर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे। यही फ्लोरल प्रीमोर्डियम अलोंग द पेडंकल या मेन स्टॉक जो फ्लावर की होती है उसकी तरफ चलते चलते अपने आप को फ्लोरल प्रीमोर्डियम कन्वर्ट करेगा फ्लोरल बर्ड्स में। उनको सेपल्स प्रोटेक्ट करके रखेंगे और वही एक दिन बाद में फ्लावर में कन्वर्ट होते हुए हमें दिखेंगे। इनफ्लोरेसेंस बियरिंग फ्लोरल बर्ड्स, तो देखो फ्लोरल प्रीमोर्डियम के बाद फ्लोरल बर्ड्स बन जाते हैं और वो फाइनली फ्लावर में आते हैं। चैप्टर में आप आगे पढ़ोगे कभी कभी होता है कि फ्लोरल बर्ड से बाहर ही नहीं निकलते फ्लावर्स, तो क्लेस्टोगैमस, और बाहर निकलते हैं तो उसे चेस्मोगैमस कहते हैं। तो देखो ये लीफ था यहाँ पर, और लास्ट में आप देखोगे तो यहाँ बहुत सारे फ्लावर आ गए हैं। तो लीफ बनाना छोड़कर फ्लावर बनाने की तरफ हम धीरे धीरे इनिशिएट करते हैं, ऐसा वो यहाँ पर हमें समझा रहा है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड्रोशियम मेल होता है और गाइनीशियम फीमेल होता है। एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ वॉल्स ऑफ स्टेमन्स रिप्रेजेंटिंग मेल एंड गाइनीशियम कंसिस्ट ऑफ द फीमेल पार्ट। तो देखो यही बात अपने को समझाई गई है कि एंड्रोशियम, देखो ये लेबल करना चाहिए था हमें, थोड़ा सा एरो एक आधी बार इधर उधर हो जाती है, ये वाली लेबलिंग, ये वाली लेबलिंग। और ये जो है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये ठीक है बिल्कुल कि ये गाइनेशियम की लेबलिंग है। और बहुत सारे आपको एंथर फिलामेंट बहुत सारे नजर आ रहे होंगे। स्टेमन द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। टिपिकल स्टेमन के पास दो पार्ट होते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था बेटा, एक होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर। फिलामेंट लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक होती है, एंथर जनरली बाइलोब्ड होता है। दिख भी रहा होगा बेटा आपको साफ साफ कि एक लोब अगर ये है तो दूसरा लोब ये है, बाइलोब्ड होता है।
प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट अटैचेस टू थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। ये जो फिलामेंट का पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट, ये नीचे जाकर थैलेमस या पेटल से अटैच होता है। नोट द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन हाईली वेरिएबल। नंबर या लेंथ ऑफ फिलामेंट अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग पाए जाते हैं। एनाटॉमी ऑफ द एंजियोस्पर्मिक एंथर। एंजियोस्पर्म एंथर जनरली बाइलोब्ड होता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको कहा था, फिर से बता रहा हूं बेटा कि एक लोब इधर है और एक लोब इधर है, राइट। ईच लोब हैज टू थीकास। अब देखो हर लोब के अंदर अगर आप ध्यान दोगे बेटे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि इस लोब के अंदर एक ये और एक ये, दो थीका है। सिमिलरली दूसरी तरफ भी अपने को दो थीकास नजर आ रहे हैं, तो ईच लोब इज डायथीकस। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है बेटा, जो रन कर रहा है बेसिकली, उसको कह रहे हैं थीकास को सेपरेट करने के काम आता है। द बाइलोब्ड नेचर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन, और ये बाइलोब्ड नेचर ट्रांसवर्स सेक्शन में ज्यादा क्लियरली दिखता है रेदर देन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। फिर देखो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। बाहर से तो ठीक है, सेक्शन काटा दिख गया कि बाइलोब्ड है और हर लोब में दो थीकास है। इंटरनली देखते हैं तो देखो एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। चार स्ट्रक्चर हो गए, 1 2 3 4, चार कॉर्नर्स हो गए। इट कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजियास। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए कि लोब अगर बिल्डिंग है तो थीकास जो है बेटा वो उसके अंदर रूम्स हैं, और रूम्स, हर रूम में एक एक डस्टबिन रखा है अगर, तो वो जो डस्टबिन्स रखे हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियास हैं। कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो उन थीकास के अंदर जो स्ट्रक्चर है, लोब के अंदर थीका है, थीका के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं या पॉलन सैक्स कहते हैं। इमेच्योर स्टेज में माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। जब ये मैच्योर हो जाता है बेटा तो इसे हम पॉलन सैक कहते हैं, जब ये लोडेड हो जाता है विद पॉलन ग्रेन्स। लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 इन ईच लोब। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर, और जैसे मैंने कहा कि वही मैच्योर है वो मैच्योर है। पोलन सैक एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली थ्रू आउट द वोल लेंथ ऑफ एंथर। पोलन सैक्स जो होते हैं बेटा वो कहते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनली पूरी लेंथ के थ्रू एक्सटेंड करते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे पेंसिल के बॉक्स में पेंसिल लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होती है पूरे बॉक्स के अंदर, बिल्कुल वैसे ही पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन के साथ पैक हो जाएंगे तो उसका नाम पॉलन सैक। इमेच्योर फॉर्म को हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। तो ये भी हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत इजीली समझ में आ गया है। फिर देखिए माइक्रोस्पोरेंजियाज की लेयर्स क्या होती हैं। जो कहाँ पे प्रेजेंट था, जो एंथर के अंदर बाइलोब था, थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया था, अब उसकी आपको लेयर्स कह रहा है। तो सबसे बाहर की लेयर एज यूजुअल एपिडर्मिस, सेकंड नंबर पे एंडोथीशियम, जो कल को जिसकी वजह से एंथर स्प्लिट करेगा और पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे। मिडल लेयर नंबर 3, एंड नंबर 4 इज टैपिटम, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और टैपिटम के अंदर जो टिश्यू होता है वो होता है स्पोरोजेनियस टिश्यू, जिसका हर सेल एक पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, यानी कि वो माइक्रोस्पोर बना सकता है या पॉलन ग्रेन बना सकता है। अपीयर्स नियर सर्कुलर इन ट्रांसवेक्शन सेक्शन, सराउंडेड बाय 4 लेयर्स। फंक्शन ऑफ द आउटर 3 लेयर्स, जो बाहर की 3 लेयर हैं बेटा, कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, इनका क्या काम है, डाइसेंस यानी रप्चर। डाइसेंस मतलब जैसे हम 10 रुपए का पैकेट कई बार नमकीन का खरीदते हैं तो उस पर कुछ परफोरेशंस बनी होती है ऊपर, जहाँ से उसे रिप करना या फाड़ना आसान होता है, बिल्कुल वैसे ही डाइसेंस होता है। उसी में हेल्प करते हैं ताकि अंदर जो यहाँ पर पॉलन ग्रेन हमारा बनेगा उसको हम कल को बाहर आराम से निकाल पाए, है ना। इसके सेल जो पॉलन ग्रेन बनाएंगे वो बाहर निकालने हैं, तो इन लेयर्स को बाहर वाली को रप्चर करना पड़ता है टू रिलीज पोलन। तो देखो ये भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसानी से समझ में आ गया। द टैपिटम, जो मैंने बोला 3 लेयर तो डाइसेंस में हो जाएंगी, तो टैपिटम क्या करेगा भाई, तो टैपिटम इनरमोस्ट वॉल लेयर होता है, नरिश करता है पॉलन ग्रेन्स को, ये क्योंकि पॉलन ग्रेन के पास होता है ये। सेल पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली मल्टी न्यूक्लिएट। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस पर कि ये कैसी लेयर है बेटा, मल्टी न्यूक्लिएट लेयर है। स्पोरोजेनियस टिश्यू इसके अंदर होता है, ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनियस सेल्स, सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इन्हीं के पास होता है। जब एंथर क्या होता है, यंग, धीरे धीरे तो ये माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यूज जो होंगे वो क्या बनाने लगेंगे, पॉलन ग्रेन बनाने लगेंगे इनिशियली, लेकिन इसी फॉर्म में ये बेटा रहते हैं। तो टैपिटम की बात समझ में आ गई।
स्पोरोजेनियस टिश्यू की बात समझ में आ गई। प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम ए पॉलन मदर सेल, है ना। जैसे मैंने आपको समझाया था कि हर एक स्पोरोजेनियस टिश्यू का सेल एक पॉलन मदर सेल है, उससे उस पॉलन मदर सेल से बनाना क्या, माइक्रोस्पोर, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। तो सेम सिचुएशन है, मियोसिस 1, मियोसिस 2, तो यहाँ पर डाइड सेल्स बन जाते हैं, फिर 4 होंगे तो टेट्रिड, और इनिशियली ये चारों क्लस्टर में एक साथ दिखाई देते हैं। जब मैचुरेशन पूरी हो जाती है तो ये चारों अलग अलग हो जाते हैं, राइट। देखो वही लेयर्स दिखाई गई हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपिटम एंड स्पोरोजेनियस टिश्यू। ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनियस टिश्यू इज पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा। सेल म्योटिक डिविजन्स करता है, और जब मियोसिस 1 और 2 दोनों होंगी तो ऑब्वियसली 4 हमें सेल्स मिलते हैं हमेशा। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों होंगी तो कितने सेल मिलेंगे, 4। और अगर यहाँ पर प्लियोइडी 2n होगी तो मियोसिस 1 के बाद प्लियोइडी n रह जाएगी, मियोसिस 2 तो माइटोसिस जैसी ही होती है, तो यहाँ पर भी n ही प्लियोइडी रहती है। कई बार ये प्लियोइडी वाला क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा चुका है। आगे देखो, मैच्योरेशन एंड डाइसेंस, जैसे जैसे एंथर मैच्योर करता है और डिहाइड्रेट करता है तो माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो डिसोशिएट हो जाते हैं एक दूसरे से। जैसे मैंने अभी समझाया कि इनिशियली वो क्लस्टर में होते हैं चारों एक साथ, बट बाद में देखोगे तो आप अलग अलग हैं, एक साथ नहीं होते हैं, बाद में आपको अलग अलग दिखाई देंगे, वो वाली बात आपको कह रहा है। दे डेवलप इनटू इंडिपेंडेंट पॉलन ग्रेन्स, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हर माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरोजेनियस टिश्यू है, टिश्यू का हर सेल पॉलन ग्रेन बना सकता है, तो हजारों पॉलन ग्रेन बनते हैं। और जैसे ही डाइसेंस होता है, या वो मैंने समझाया था 10 रुपए का जो बिस्कुट का पैकेट ले लें या नमकीन का पैकेट ले लें तो ऊपर परफोरेशंस होती हैं, जैसे उसे रप्चर करेंगे अंदर की चीज बाहर आ जाएगी। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट आपको वो यहाँ पे समझा रहा है, राइट। मैच्योरेशन एंड डाइसेंस, ठीक है। ये देखो डाइसेंस हो गया तो कैसे सारी चीजें बाहर निकल गई। अब तक ये सभी स्ट्रक्चर के अंदर थी बेटा, अब ये स्ट्रक्चर के बाहर आ गई, जैसे बाहर की लेयर्स डाइसेंस हो गई। ये जो एक्सटर्नल लेयर्स थी जैसे ये टूट गई, जो वहाँ पे इंटैक्ट है, तो ऐसा हुआ। द पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन बनता है बेटा उसे हम कहते हैं कि वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, जो बाल में ऑब्वियसली गैमेट प्रोड्यूसिंग है। विजिबल एज येलोविश पाउडरी डिपोजिशन, ये हम बचपन से जानते हैं। डिस्प्ले फैसिनेटिंग वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, पॉलन ग्रेन का शेप और साइज अलग अलग हो सकता है। जनरली पॉलन ग्रेन की साइज 25 to 50 माइक्रोमीटर्स है, बट आप देखोगे कि ये येलोइश सब्सटेंस, इसकी अलग शेप है, इस पॉलन ग्रेन की अलग है, इस पॉलन ग्रेन की अलग है। तो हमें ये बात तो समझ में आएगी कि पॉलन ग्रेन शेप और साइज में अलग अलग वेरिएबिलिटी दिखा सकता है। पॉलन वॉल लेयर्स, पॉलन ग्रेन जो बनता है बेटा उसकी 2 मेन वॉल्स होती हैं। जो बाहर वाली वॉल है एक्साइन, क्योंकि उसके पास स्पोरोपोलिन है तो वो हार्ड होती है, वो हाई टेम्परेचर, एसिड, अल्कली, एंजाइम, यूवी रेडिएशंस सबसे हमें बचा कर रखती है। फॉसिल्स की तरह भी बनाए रखती है पॉलन ग्रेन्स को, क्योंकि इजिली डिग्रेड नहीं होती उस वॉल की वजह से, ये है ना, फॉसिलाइज्ड पोलन। और अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसे बोलते हैं एंटाइन। एक्साइन और एंटाइन 2 लेयर्स होती हैं। तो देखो pollen grain has 2 layers, the exine, the hard outer layer made of sporopollenin। प्रॉपर्टीज क्या है, हाई टेम्परेचर, एसिड को बर्दाश्त करना, कोई एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। ड्यू टू स्पोरोपोलिन, pollen grains are well preserved as fossils, राइट। ये pollen grain जाएगा किसके पास, स्टिग्मा के पास। तो कल को ग्रो कैसे करेगा, फिर पॉलन ट्यूब कैसे बनेगी, तो कहते हैं बीच बीच में थोड़े से जर्म पोर्स होते हैं एक्साइन में, जहां से कल को जब न्यूट्रिशन मिलता है तो एंटाइन वाली लेयर ग्रो कर जाती है एज पॉलन ट्यूब। देखो तो ये बात हो गई भाई हमारी। जर्म पोर्स, प्रोमिनेंट एपरेचर्स ऑन एक्साइन वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, जैसे कि आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि कहीं कहीं पर यहां जर्म पोर्स भी होंगे। ये रहा, यहां से एंटाइन निकल सकती है कल को जब उसे ग्रोथ करने की जरूरत पड़ती है।
The inner wall of the pollen grain is intine the inside part and thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. जैसे बाहर वाली लेयर तो स्पोरोपोलिन की बनी हुई थी. The cytoplasm of pollen grain is surrounded by plasma membrane. सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो उसके पास होगी ही, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है. मैच्योर पोलन ग्रेन के पास दो सेल्स होते हैं. कौन कौन से सेल्स होते हैं? वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल. और यही इंटाइन आप देखना जब फर्टिलाइजेशन इवेंट हो रहा होगा तो यही इंटाइन ग्रो करेगी. क्या करने के लिए? पोलन ट्यूब बनाने के लिए. तो वेजिटेटिव सेल होता है बेटा एक, जो बड़े वाला सेल होता है वो वेजिटेटिव सेल होता है. छोटे वाला सेल जो होता है वो जनरेटिव सेल होता है. हालांकि दोनों के बीच में एक डिस्टिंक्ट लेयर रहती है. देखो ये वाला सेल जैसे जिसने यहाँ लेबल किया है वो वेजिटेटिव है, ये छोटे वाला जनरेटिव है. लेकिन ऐसा लगता है देखने में कि वेजिटेटिव सेल ने जनरेटिव सेल को इंगल्फ कर लिया होगा. यही वेजिटेटिव सेल कल को पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगा और जनरेटिव सेल पोलन ग्रेन बनाने में हेल्प करेगा. बिगर इन साइज, अबंडेंट फूड रिजर्व, इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है उसका. जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस आप ध्यान से देखोगे तो एकदम स्मूथ मसल जैसा लग रहा है. स्पिंडल शेप या फ्यूजी फॉर्म जिसे हम कहते हैं, स्मूथ मसल जैसी शेप है इसकी, स्पिंडल शेप. तो बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है स्पिंडल शेप, तो बच्चा जनरली स्मूथ मसल ही याद रखता है, बट आपको याद रखना होगा बेटा कि ये भी होते हैं. फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल. हालांकि दोनों के बीच में एक डिफरेंशिएटिंग लेयर भी प्रेजेंट होती है. पोलन शेडिंग. जब पोलन ग्रेन निकलता है कहाँ से? या तो विंड से निकलेगा या वाटर की मदद से या किसी एनिमल की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जब कैरी फॉरवर्ड होता है तो कहते हैं जब इसकी 2 सेल स्टेज होती है, जनरली 2 सेल या कभी कभी 3 सेल स्टेज भी देखी जाती है. 60% से ज़्यादा एंजियोस्पर्म में 2 सेल पे ही स्टेज होता है, कभी कभी 3 सेल पे भी होता है 40% लोगों में, राइट. बिफोर द पोलन ग्रेन्स आर सेड. उस केस में 3 सेल में होता है क्या है? बस 3 सेल में एक ही चीज़ हो रही है बेटा. वेजिटेटिव तो देखो यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक ही है. यहाँ बस ये हुआ है कि जो जनरेटिव सेल है ये माइटोटिकली डिवाइड करके 2 नए सेल्स बना लेता है, तो टोटल काउंट हमारा 3 का हो जाता है. टोटल काउंट कितने का हो जाता है? 3 का हो जाता है, और कोई बात यहाँ पर नहीं है. फिर देखो पोलन की कुछ स्पीसीज एलर्जिक भी होती हैं, ब्रोंकियल यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस को अफेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अस्थमा वगैरह. पार्थेनियम कैरेट ग्रास है ना, एक कंटामिनेंट की तरह आई थी इंडिया में विद इंपोर्टेड वीट. यूबिक्यूटस यानी कि ज़्यादातर जगह भी ये पाई जाती है और ये मेजर कॉज है किसका? एलर्जी का. तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है एक आधी बार नीट के एग्जाम में कि कौन है मेजर कॉज ऑफ एलर्जी. तो आपका आंसर हमेशा होना चाहिए पार्थेनियम है. देखो दिखाई रहा है कि इनहेल करेंगे अगर हम पोलन ग्रेन्स को तो हमारे एयरवेज इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे. एयरवेज इन्फ्लेम्ड होंगे तो हमारी बॉडी इम्यूनिटी दिखाएगी या एलर्जिक रिएक्शन ज़रूर दिखाएगी. तो पार्थेनियम या कैरेट ग्रास मेन पोलन एलर्जन होता है. प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? ऐसा नहीं है सिर्फ पोलन ग्रेन से नुकसान है, आजकल तो कुछ भी बिक जाता है मार्केट में. तो बहुत सारे लोग पोलन ग्रेन्स को भी बेच रहे हैं कि ये न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे बेचे जा रहे हैं. कहते हैं कि इनको लेने से एथलीट्स और जो रेस हॉर्सेस हैं उनकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है. वायबिलिटी क्या होती है? राइस और वीट जैसे जो लोग होते हैं उसमें तो कहा जाता है कि 30 मिनट्स के अंदर ही पोलन ग्रेन पहुंच जाना चाहिए फीमेल फ्लावर के पास, तभी फायदा है. बट कुछ फैमिलीज हैं हमारे पास, रोजासियाई, लेग्यूमिनियासियाई, रोज वगैरह की, सोलेनेसियाई यानी पोटैटो वगैरह की, इनमें देखा जाता है कि कई कई महीनों तक भी पोलन ग्रेन्स वायबल रह सकते हैं. मस्ट लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर लूजिंग वायबिलिटी. वायबिलिटी पीरियड इज हाईली वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. देखो यहाँ लिखा ही हुआ है कि ये 30 मिनट के लिए है और ये लॉन्ग मंथ्स के लिए है. जैसे ह्यूमन स्पर्म भी 3 to 4 डे के लिए ही वायबल होता है, ऐसा कहा जाता है. पोलन ग्रीन जब इतना काम का है, न्यूट्रिशियस है और कई बार वायबिलिटी जल्दी लूज भी करता है, तो आजकल हमने उसे प्रिजर्व भी करना सीख रखा है. हम स्टोर करके रखते हैं उसको कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर देंगे. किसको? फीमेल फ्लावर को. इंसेमिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स टू द फीमेल. पोलन ग्रेन्स को हम स्टोर प्रिजर्व करते हैं, किसमें करते हैं? तो देखो यहाँ पर एक क्रायोजेनिक लिक्विड नाइट्रोजन का टैंक दिखाया गया है लो टेम्परेचर पे, जिसमें हम पोलन ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं.
पोलन वायल्स में स्टोर करते हैं, तो वो भी एक तरीका है। कितने टेम्परेचर पर करते हैं भाई? -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं। तो हमने बेटा जो ये इनिशियली देखा, जो हमने इनिशियली पढ़ा, अगर हम इसको देखते हैं तो हमें बहुत सिंपल सी बात पढ़ाई गई कि मेन पार्ट स्टेमन है, एंथर के अंदर बाइलोब्ड है, फिर दोहर लोब में थीका है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया की 4 लेयर है, इनर मोस्ट लेयर के पास स्पोरोजेनस टिश्यू है। हर सेल स्पोरोजेनस टिश्यू का पोलन ग्रेन बना सकता है, तो हजारों पोलन ग्रेन्स बनेंगे। पोलन ग्रेन की 2 लेयर्स हैं, एक्साइन और एंटाइन। एक्साइन प्रोटेक्ट करती है, एंटाइन पोलन ट्यूब की तरह ग्रो करेगी वया जर्म पोर। और पोलन ग्रेन कई बार एलर्जन होता है और कई बार हमारे फायदे का भी होता है, तो हम उसे बहुत बार प्रिजर्व भी करते हैं। इन शॉर्ट हमने अभी तक यही बात करी है। आगे चलते हैं। तो ये की टेकअवेज देखो वही वाले हैं जो मैंने अभी आपको बता दिए हैं सारे। द पिस्टल मेगास्पोरेंजियम इन एम्ब्रियो सैक। द गाइनेशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है बेटा गाइनेशियम, उसको देखते हैं। तो कहते हैं गाइनेशियम में अगर एक ही पिस्टल है, जैसे इस वाले डायग्राम में सिंगल पिस्टल है, तो इसे मोनोकार्पलरी कहा जाता है। और अगर पिस्टल्स एक से ज़्यादा होते हैं बेटा, तो उसे मल्टीकार्पलरी कहा जाता है। सिनकार्पस की ज़्यादा पिस्टल्स और सारे के सारे फ्यूज्ड हैं, जैसे कि इस वाले केस में देखो सब यहाँ पे फ्यूज्ड दिखेंगे आपको, तो उसे बोलते हैं सिनकार्पस। और अगर सारे अलग अलग हैं तो उसे बोलते हैं एपोकार्पस। अगर सारे अलग अलग हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एपोकार्पस। तो ये 4 मेन कंडीशंस होती हैं, सिंगल कार्पल, मल्टीपल कार्पल, या फिर मल्टीपल हैं तो सारे के सारे फ्यूज्ड हैं या सारे के सारे सेपरेट हैं। सबके अपने अपने एग्जाम्पल हैं, पेपेवर्स ओमनीफेरम या उधर माइशीलिया। ये एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने जरूरी हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंगल पिस्टल, तो स्टिग्मा होगा बेटा इसमें सबसे ऊपर, फिर स्टाइल होगा, फिर अंदर ओवरी होता है। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है और प्लेसेंटा। बहुत बार बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है। सिंपल सी बात याद रखनी है, अगर जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ या जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हैं, वो रूम अगर ओवरी है तो उसके अंदर जो एयर फिल्ड स्पेस है वो ओवेरियन कैविटी है। और उस रूम के अंदर किसी वॉल पे अगर प्लग लगा हुआ है जिसमें कि हम चार्जर लगा सकते हैं, है ना, वायर्स वगैरह जो लगी रहती हैं, डॉकिंग स्टेशन जिसको कहती हैं, तो वो प्लेसेंटा है। और उस प्लेसेंटा पे जो जाके चार्जर लगेगा कल को, है ना, जिससे आप मोबाइल चार्ज करोगे, वो ओव्यूल है। सिंपल सी इसी तरीके की एनालॉजी से हमें चीजें याद रखनी है। The basal bulged part of pistil inside the ovary is ovarian cavity. Placenta is located inside the ovarian cavity. तो मैंने समझा दिया आपको कि अगर ये एक स्क्वायर है या रूम है तो ये ओवरी है, इसके अंदर जो एम्प्टी स्पेस आपको नजर आ रहा है वो ओवेरियन कैविटी है, बाहर ओवरी था। और अगर इसकी किसी वॉल पे यहाँ पर चार्जिंग का प्लग लगा हुआ हो तो ये प्लेसेंटा है। और इस चार्जिंग प्लग से जब मोबाइल चार्जर अटैच होगा तो वो ओव्यूल है। बेसिकली इतनी सी बात हमें समझ में आनी चाहिए। अब अगर मैं बीच में सेपरेट कर दूंगा वॉल को 2-3 जगह तो ओवरी मल्टीलोकुलर हो जाएगी। अगर एयर फिल्ड स्पेसेस 3-3, 4-4 हिस्सों में बटे हुए हैं, अगर ओवरी केवल अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाती है तो मल्टीलोकुलर ओवरी। और सिंगल ही स्पेस है जिसमें कोई बीच में वॉल नहीं, पूरा खुला हुआ हॉल है, तो यूनिलोकुलर ओवरी कहलाती है। तो इंट्रोडक्शन टू मेगास्पोरेंजिया। अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजियास कॉमनली कॉल्ड एज ओव्यूल्स। बिल्कुल ठीक बात है। नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी, जैसे मैंने समझाया कि ओव्यूल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना, डिपेंड करता है उस प्लग पे कितने चार्जर्स लगे हुए हैं। तो ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। जिनमें एक सीड, जैसे मैंगो में जनरली आप एक ही सीड देखते हो बाद में बनने के, तो शायद उसमें ओव्यूल एक ही रहा होगा। वाटरमेलन में बहुत सारी सीड्स हम देखते हैं, यानी शायद उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स रहे होंगे। तो देखो 1 ओव्यूल दिख रहा है क्लियरली, और यहाँ देखो मल्टीपल ओव्यूल्स दिख रहे हैं। एग्जाम्पल पपाया और वीट, उसने बहुत सही एग्जाम्पल्स हमें दिए हैं बेटा, तो ये हमें पता होना चाहिए यार। मेगास्पोरेंजिया की अगर हम बात करते हैं, या ओव्यूल जिसको हम कह रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो देखो, ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लेसेंटा बाय अ स्टॉक कॉल्ड एज फ्यूनिकल। ओव्यूल और प्लेसेंटा को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा, कि अगर यहाँ पर ओव्यूल है,
यहाँ पर ओव्यूल है और ऊपर प्लेसेंटा है, तो इनको जोड़ने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं फ्यूनिकल, और जो एग्जैक्ट पॉइंट होता है इन दोनों के फ्यूज करने का उसे हाइलम कहते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा। ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, फ्यूनिकल से अटैच होता है। बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल, जहाँ पर फ्यूनिकल के साथ, अगर ये फ्यूनिकल है इसके साथ जहाँ इसकी फ्यूजन है तो उसे हाइलम कहते हैं। द हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। प्रोटेक्टिव एनवेलप्स, ओव्यूल की अटैचमेंट तो है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ओव्यूल के बाहर कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स भी हैं। अगर ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर मुझे दिखता है तो मेरे को इसके स्ट्रक्चर में जब डीप डाउन जाता हूं तो काफ़ी कुछ और भी चीज़ें नज़र आती हैं। क्या कि यहाँ पर दो प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं, जैसे कि आउटर इंटेगुमेंट या इनर इंटेगुमेंट्स, और ओव्यूल के पास एम्ब्रियो सैक होता है जिसके जस्ट बाहर जो सेल्स होते हैं उसे बोलते हैं न्यूसेलस। जो एनसीईआरटी का डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग जो नीचे डाउनवर्ड स्ट्रक्चर है सेल्स का चैलेजल, और जो ऊपर स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो ये अरेंजमेंट भी हमें यहाँ दिखेगी कि हर ओव्यूल के पास दो प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं। इंटेगुमेंट्स इनसर्कल करते हैं न्यूसेलस को एक्सेप्ट एट द टिप कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। ध्यान से देखो इस लाइन का क्या मतलब है। तो वो आपको समझाता है कि अगर ये न्यूसेलस है तो इस न्यूसेलस के बाहर देखो ये इंटेगुमेंट्स के लेयर्स हैं जिन्होंने इसको पूरी तरीके से कवर कर रखा है इसको। हालांकि एनसीईआरटी वाले डायग्राम में एक ही साइड के इंटेगुमेंट्स दिखाई देते हैं क्योंकि दूसरी साइड वाला फ्यूनिकल के साथ फ्यूज हो गया होता है, बट यहाँ दोनों साइड के दिखा रहे हैं आपको ईजी करने के लिए। तो देख रहे हो कि ये जो इंटेगुमेंट्स है इन्होंने इस न्यूसेलस को पूरी तरह घेर रखा है, सिवाय कहाँ, सिवाय इसके इस टिप के जिसको क्या बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। उस टिप को छोड़ दे तो हर जगह न्यूसेलस को सराउंड कर रखा होता है इंटेगुमेंट्स ने। तो इंटेगुमेंट एनसर्कल न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप, माइक्रोपाइल स्मॉल ओपनिंग ऑर्गेनाइज्ड एट द टिप जहां पे इंटेगुमेंट्स नहीं होते, लोकेटेड अपोजिट टू द माइक्रोपाइल, जो बेजल पार्ट दिखाता है, जो बेजल पार्ट दिखाता है उसे बोलते हैं चैलेजल। इसी बेजल पार्ट से क्या अराइज करते हैं, इसी से अराइज करते हैं इंटेगुमेंट्स, इसी से अराइज करते हैं बेटे इंटेगुमेंट्स। तो ये हमें पता होना चाहिए यार, कोई बहुत मुश्किल कंडीशन नहीं समझाई उसने हमें। फिर कहते हैं इनसाइड द ओव्यूल एनवेलप, हम देखते हैं तो देखो वही जो मैं आपको कह रहा था कि भाई एम्ब्रियो सैक होगा, एम्ब्रियो सैक के बाद जस्ट न्यूसेलस होगा, उसके बाद इंटेगुमेंट्स की लेयर होगी और माइक्रोपाइल पर कोई भी इंटेगुमेंट नहीं होगा, राइट। और जहां ये न्यूसेलस सेल्स या एम्ब्रियो सैक नहीं है, नीचे वाला एंड सारे का सारा चैलेजल होगा। तो न्यूसेलस mass of cell enclosed within the integuments. Cells of nucellus have abundant reserve food materials. Located in the nucellus के अंदर क्या लोकेट है, एम्ब्रियो सैक। जैसे मेल गैमेटोफाइट हम किसको बोलते हैं, पोलन ग्रेन को, ऐसे इस एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं बेटा फीमेल गैमेटोफाइट। ओव्यूल के पास जनरली एक ही एम्ब्रियो सैक होता है, एक ही एम्ब्रियो सैक होता है जो कि किससे बनता है, मेगास्पोर से बनता है। किससे बनता है, मेगास्पोर। कहाँ से आएगा, तो वहाँ तो प्लांट मेल के केस में तो हमने बोल दिया था बेटे कि सारे के सारे स्पोरस टिश्यू के सेल्स जो होंगे वो क्या कर सकते हैं, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कोई एक सेल होगा जो माइक्रोपाइलर एंड के पास होगा, यहाँ से कोई एक सिंगल सेल लिया जाएगा जिसके पास ये ताकत होगी कि वो मल्टीप्लाई कर सके, वो मल्टीप्लाई कर सके। ऐसा एक सिंगल सेल लिया जाएगा यहां पर, यहां से, और वो ही कर सकता है बस मल्टीप्लाई, और वो वही टेट्राड बनाएगा, बट उसमें से एक ही फंक्शनल होता है। देखो अब आगे कैसे कहते हैं इस बात को हम, मेगास्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल एमएमसी इन द माइक्रोपाइलर रीजन। जैसा मैंने आपको समझाया था, ऐसा नहीं है कोई भी सेल, एक सेल होगा माइक्रोपाइलर रीजन के पास से, लार्ज सेल होगा जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा। मेगास्पोर मदर सेल की लोकेशन जो होगी वो माइक्रोपाइलर एंड के पास होनी चाहिए हमेशा, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। और उस सेल की ये क्वालिटीज भी होनी चाहिए, लार्ज डेंस साइटोप्लाज्म। माइक्रोपाइलर नीचे कैसे आ गया डिपेंड करता है कि ओव्यूल एनाट्रोपस है, हेमीट्रोपस है, कैसे उस हिसाब से हो सकता है,
तो इस पर ज़्यादा टेंशन ले लेनी। देखने वाली बात यह है कि इंटीग्यूमेंट ने यही जगह छोड़ रखी है, तो ये माइक्रोपाइलर एंड होगा। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेगा, रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स। बिल्कुल ठीक बात है। कितने सेल बना देगा बेटा? तो मियोसिस 1 मियोसिस 2 4 सेल्स बना देगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एक उसमें से बेटा फंक्शनल होगा और बाकी के लोग डीजनरेट कर जाएंगे। तो देखो 3 डीजनरेट हो जाएंगे, एक ही फंक्शनल रहेगा, और उसी से हमने जो थोड़ी देर पहले कहा था कि एम्ब्रियो सैक बनेगा जिसके बाहर न्यूसेलस वगैरह प्रेजेंट रहेंगे। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू गैमेटोफाइट, यानी 4 में से किसी एक ही स्पोर से आप बने हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, है ना। जैसे ह्यूमंस में होता है कि मोनोस्पर्मी होती है क्योंकि एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, जाए चाहे कितने भी सारे, एक को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है। न्यूक्लियर डिवीजन इन द एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक में कैसे होता है भाई कि जब वो एक बन गया सेल, अब वो डिवाइड करेगा माइटोटिकली, एक गैमेटोफाइट जो बना है हमारे पास एम्ब्रियो सैक, तो जब वो डिवाइड करेगा बेटा फंक्शनल मेगास्पोर, तो वो डिवाइड कैसे करता है? तो 2 डिवाइड करेगा तो 2 4 8 ऐसे ही बनाएगा, है ना। तो इसमें एक दिक्कत होती है लेकिन कि स्टार्टिंग में सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है हर किस। अब देखो इसमें ध्यान से देखोगे तो न्यूक्लियस तो 8 दिख रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि सेल मेम्ब्रेन एक ही है। तो ये बात होती है यहाँ पर जनरली कि सेल वॉल्स बनी ही नहीं है, अभी सेल सेपरेट ही नहीं हुए एक दूसरे से, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होता है। These divisions are strictly free nuclear leading to 8 nucleate stage। तो न्यूक्लियस तो 8 बन गए अलग अलग, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि 8 न्यूक्लियस मैंने 4 5 6 7 8 मैंने बना लिए। अब कल को अगर मैं क्या कर दूं, कल को अगर मैं हर एक के बाहर एक एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दूं और लास्ट वाले के बाहर एक ही बना दूं, 2 के बाहर, तो अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 कि 7 सेल हैं और न्यूक्लियस क्या है? 8 है। ऐसा ही यहाँ पर हमें एक कंडीशन नजर आती है जिसको हम 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कहते हैं। तो आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज सेल वॉल्स आर लेट डाउन, दिस लेड्स टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। 6 of the 8 nucleus are surrounded by cell walls and organized into cells। 8 में से 6 तो बहुत क्लियर है, देखो ये रहा कि इन 3 के बाहर अपनी अपनी सेल वॉल आ गई, इन 3 के बाहर आ गई, तो 6 सेल तो ये हो गए। जो बीच में बचे बेटा उसको बोलते हैं हम क्या? पोलर न्यूक्लियस। आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस। देखो ये एग एपरेटस है, इसके नीचे प्रेजेंट है और इनके बाहर एक कॉमन सेल वॉल है, तो टोटल सेल होंगे 7, बट स्ट्रक्चरली देखोगे तो न्यूक्लियस होंगे 8। तो वही बात उसने वहां पर आपको बताई है। पोलर न्यूक्लियस क्यों कहते हैं? तो कहते हैं इसमें से एक न्यूक्लियस जब ओरिजिनली फॉर्म हो रहा था तो एक न्यूक्लियस नीचे वाले पोल पे फॉर्म हुआ था, एक ऊपर। अब रीऑर्गेनाइज जब चीजें हुई हैं तो दोनों सेंटर में आ गए हैं, इसलिए उसका नाम क्या है बेटा? पोलर न्यूक्लियस है। और ये जो एग सेल और सिनर्जिड कह रहे हैं, इसे मिलाकर हम कहते हैं एग एपरेटस। क्या कहते हैं बेटा? एग एपरेटस। और मैच्योर सेल में 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन देखी जाती है। देखो यही बात वो आपको यहां समझा रहा है। एग एपरेटस माइक्रोपाइलर एंड के पास होगा। फायदा है अगर एग वहां पर रहेगा, कल को पोलन ट्यूब को वहीं से एंट्री करनी है तो एग पास में मिल जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन बेटर होने के चांसेस हो जाएंगे हमारे लिए। 2 सिनर्जिड्स 1 एग सेल। जब पोलन ट्यूब एंटर करेगी तो ये दोनों, एक पहले डीजनरेट कर जाएगा स्पेस देने के लिए और दूसरा भी गाइड करने के बाद डीजनरेट कर जाता है। फिलीफॉर्म एपरेटस, ये देखो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इवेजिनेशंस होती हैं सिनर्जिड्स के पास, इसे फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। गाइड्स द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड, जैसा मैंने बताया था आपको। एंटीपोडल सेल्स ये दूसरे एंड पे होते हैं। ओव्यूल से यहाँ सीड बनेंगे तो इसके बिल्कुल अपोजिट, पोड के अपोजिट वाले जो हैं उन्हें हम एंटीपोडल कहते हैं। बीच में सेंट्रल सेल्स होते हैं। विद इन दैट फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक के अंदर अरेंजमेंट हमें बताई जा रही है। तो मैच्योर सैक के अंदर क्या होगा? 3 सेल होंगे, सेंट्रल सेल होगा, एग सेल होगा, सिनर्जिड होंगे, देखो है ना। तो वही बात फिर से रिटेन हो गई भाई जो हमने थोड़ी देर पहले कही थी। तो की टेक अवेज आ गए।
तो मेल हम पढ़ चुके थे। फीमेल के केस में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो रही है, सिंपल सी बात कह रहा है कि ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं, ओवरी के अंदर प्लेसेंटा हो सकता है। ओव्यूल के अंदर जब हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि जब उसके स्ट्रक्चर को हमें देखना है, मैगास्पोर जिसको हम कह रहे हैं, तो वहाँ पर हमें एम्ब्रियो सैक दिखता है, न्यूसेलस दिखता है, इंटोक्यूमेंट्स दिखते हैं, माइक्रोपाइल दिखता है, चैलोजल दिखता है। एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बन रहे होते हैं, तो माइक्रोपाइलर एंड के पास कोई एक सेल है, वही मल्टीप्लाई कर रहा है उसको फॉर्म करने के लिए, और वो जब सेल मल्टीप्लाई कर रहा है तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन हमारे लिए बनाकर दी जा रही है, जिसमें से एग एपरेटस और सिनर्जिड्स जो हैं वो काम करते हैं, एग और सिनर्जिड काम करते हैं एग एपरेटस की तरह, एक सेंट्रल सेल और 3 एंटीपोडल सेल्स भी होते हैं। आगे चलते हैं बेटा, पॉलिनेशन। अब आसान पार्ट आ गया चैप्टर का, है ना। अब तक हम थोड़ा सा मुश्किल हिस्से में उलझे हुए थे, अब हमारे पास थोड़ा इजी वाला पार्ट आ गया है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं, जनरली अपने आप नहीं ट्रैवल कर सकते, पॉलन ग्रेन को लेकर ही जाना पड़ेगा हमें किसी एनिमल वेनिमल के थ्रू। दे मस्ट बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। अगर मैं यहाँ से पॉलन ग्रेन लेकर चला जाऊँ बेटा, यहाँ से दिखाना चाहिए, यहाँ से पॉलन ग्रेन अगर लेके चले जाएं और किसी स्टिग्मा को दे दें तो इसे पॉलिनेशन, इसे ही पॉलिनेशन कहा जाता है ना। फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अमेजिंग एडेप्टेशंस टू डू दिस। ऐसा करने के लिए वो बहुत सारे जबरदस्त काम करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, कई बार क्या होता है कि भाई देखो इधर से प्रोड्यूस हुआ और इधर ही चला गया, मान लीजिए एंथर से, इसके ऐसा दिखाना चाहिए था हमें, ये एरो को ठीक कर देता हूँ मैं आपके लिए, कि यहाँ से प्रोड्यूस हुआ और यहीं चला गया, आपस में ही पॉलिनेट हो गए बेसिकली, सेमी फ्लावर के अंदर, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। गिटनोगैमी की फ्लावर अलग अलग हैं बट प्लांट सेम है, इधर के एंथर से प्रोड्यूस होकर आप इधर जा रहे हैं, फ्लावर सेम है, प्लांट अलग अलग हैं, सॉरी प्लांट सेम है, फ्लावर अलग अलग हैं एक ही प्लांट पे, तो गिटिनोगैमी कहते हैं। अगर फ्लावर अलग अलग हैं और प्लांट भी अलग अलग है तो उसे हम लोग जीनोगैमी कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें देखो प्लांट डिफरेंट है, प्लांट सेम है, और इसमें फ्लावर भी सेम है, यही तीनों में बेटा डिफरेंस होता है। सेम फ्लावर तो ऑब्वियसली सेम प्लांट, सेम फ्लावर्स विद इन द सेम प्लांट, और डिफरेंट फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट, ऐसा भी हो सकता है। तो 3 टाइप की पॉलिनेशन होती है। ऑटोगैमी, ऑटोगैमी का मतलब होता है कि फ्लोरल बर्ड्स ने कभी ओपन ही नहीं करा, उसी के अंदर फ्लावर थे, आपस में ही फ्यूज हो गए। फायदा ये है कि हमेशा चाहे इन्वायरमेंट कैसा भी हो बेटा फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, नुकसान ये है कि कभी वेरिएशन नहीं होगी। तो अगर हम जनरली देखते हैं बेटा तो ऐसा नहीं होता, इसलिए लिखते हैं कि ऑटोगैमी जो होती है वो रेयर होती है, किसमें, ओपन फ्लावर्स या नॉर्मल फ्लावर्स में रेयरली ऐसा देखा जाता है, जनरली नहीं देखा जाता ऐसा अगर एंथेरोस्टिग्मा ओपन है तो। की रिक्वायरमेंट्स क्या है ऑटोगैमी होने के लिए, सिंक्रोनी, कि अगर सेम फ्लावर में हम ऑटोगैमी चाह भी रहे हैं तो उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों सेम टाइम पर मैच्योर करें, दोनों गैमीट सेम टाइम पर अवेलेबल हों फॉर फ्यूजन। तो इन पॉलन रिलीज स्टिग्मा रिसेप्टिविटी बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मस्ट मैच्योर साइमल्टेनियसली, कि पॉलन जब रिलीज हो तो स्टिग्मा भी उस टाइम रिसेप्टिव होना चाहिए। प्रॉक्सिमिटी, दोनों पास पास होने चाहिए, ज़्यादा दूर ना हो, कौन, एंथर और स्टिग्मा, वरना तब भी शायद प्रॉब्लम हो सकती है। फिर क्या है भाई, स्पेशल एडेप्टेशंस। सम प्लांट्स प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर्स, है ना, कुछ फ्लावर्स को चेस्मोगैमस रख लेते हैं वो लोग, और कुछ फ्लावर्स को क्या रख लेते हैं, क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टो का मतलब होता है क्लोज, गैमस का मतलब होता है मैरिज, क्लोज मैरिज एंड ओपन मैरिज, क्लोज मैरिज एंड ओपन मैरिज, have exposed anthers and stigmas similar to normal flowers, ठीक है। इसमें क्या है लेकिन, do not open at all, देखो बर्ड के अंदर ही दिखाई दे रहे होंगे आपको, ऐसा लग रहा होगा कि ओपन ही नहीं हो रहे हैं, और एंथर और स्टिग्मा बहुत पास पास भी हैं अगर आप अंदर देखोगे तो, इसके में ऑटोगैमी हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लिस्टोगैमस, जब एंथर और स्टिग्मा इन फ्लोरल बर्ड्स के अंदर ही होते हैं और कांटेक्ट में आ जाते हैं आपस में,
कोई चांस नहीं होता इसमें क्रॉस पॉलिनेशन का, क्योंकि एनवायरनमेंट की तरफ ओपन ही नहीं होते हैं। इवोल्यूशनरी एडवांटेज क्या है कि पॉलिनेटर ना भी हो, कोई वाटर इंसेक्ट कुछ भी ना हो, तब भी हमें सीड सेट या नेक्स्ट जनरेशन बनाने का मौका बेटे हमेशा मिलेगा। ये क्लिस्टोगैमी का हमारे पास क्या होता है, एडवांटेज होता है। गिटिनोगैमी कि प्लांट सेम है बट फ्लावर अलग अलग हैं। बायोलॉजिकल पैराडॉक्स, फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि इसमें एक पॉलिनेटिंग एजेंट का इस्तेमाल होगा। अपने आप तो इस फ्लावर से उठ के आप इस फ्लावर पे पहुंच नहीं जाओगे, लेकिन क्योंकि सेम ही जेनेटिक्स है दोनों फ्लावर्स का, तो वेरिएशन कम दिखेगी आपको, है ना, कम्स फ्रॉम द आइडेंटिकल सोर्स प्लांट। तो इसलिए बायोलॉजिकल पैराडॉक्स कहा गया है कि फंक्शनली तो एक पॉलिनेटर इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन जेनेटिकली बहुत ज़्यादा चेंज हमें नहीं दिखेगा। जीनोगैमी, pollen grain from anther to stigma of a different plant। देखो अभी इस प्लांट से इस प्लांट पर चले गए मान लो, तब कह रहा है genetically different type of pollen grains falls onto the stigma, promotes genetic variation and hybrid vigor within the population। तो जेनेटिक वेरिएशन ज्यादा किससे आने के चांसेस है बेटा, जीनोगैमी से। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता पाएंगे। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कौन होते हैं, जैसे एबायोटिक, ऐसा लग रहा है कि पानी है या हवा के कारण ऐसा हो रहा है, तो उसे एबायोटिक कहा जाता है ना। बायोटिक, जिसमें कि एनिमल्स जैसे बीज वगैरह दिख रहे हैं या पैरट्स वगैरह दिख रहे हैं, ऐसे लोग। इन एबायोटिक पॉलिनेशन चांस की बात बहुत ज्यादा हो जाती है ना। एडेप्टेशन, फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन कंपेयर्ड टू ओव्यूल्स टू कंपनसेट फॉर मासिव पॉलन लॉस। भाई जब बर्ड पॉलिनेटर है तो फिर भी चांस ज़्यादा है कि उसके पैर पर स्टिक करके पहुंच जाओगे। पानी या विंड से बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है पहुंचने की, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा डिपेंडेबल होता है सीड सेट बायोटिक के केस में, ऐसा कहा जाता है। तो एबायोटिक के केस में जब हमें पता है कि ज़्यादातर तो लॉस हो जाएगा, जैसे फ्रॉग्स के केस में होता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, तो हम कहते हैं कि लॉस होने के चांस ज़्यादा है, तो हम उस केस में भी क्या करते हैं बेटा, बहुत सारे मेल गैमेट बना लेते हैं। सेम केस यहाँ पर भी है कि बहुत सारे मेल गैमेट बन जाते हैं to avoid that, compensate for that loss। विंड पॉलिनेशन को कहते हैं एनेमोफिली बेटा, मोर कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेटर्स, हाईली प्रेवलेंट इन ग्रासेस। तो विंड पॉलिनेटर के कुछ फीचर्स एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि इसमें स्टैमेन एक्सपोज्ड होता है, ताकि जैसे ही हवा की लहर आए तो उसमें से पॉलन ग्रेन बाहर निकल पाए। लाइट और नॉन स्टिकी पॉलन होता है, अगर आपस में चिपके रहेंगे तो हवा आने पे इजीली उड़ेंगे नहीं, तो वो दिक्कत ना हो हमें। फेदरी स्टिग्मा होता है, बिल्कुल जैसे स्टेमन एक्सपोज्ड है मेल के पास, ऐसे फीमेल के पास स्टिग्मा और स्टाइल भी एक्सपोज्ड है, ताकि आराम से पॉलन ग्रेन को हवा में ट्रैवल करते हुए क्या कर पाए, हम कैच कर पाए। तो देखो ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है बहुत, ये आपसे एग्जाम में पूछी भी जाती है। मोर कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेटर्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलन लाइट एंड नॉन स्टिकी, स्टेमन वेल एक्सपोज्ड, स्टिग्मा लार्ज एंड ऑफन फेदरी टू ट्रैप एयरबोर्न पॉलन, ओफन ए सिंगल ओव्यूल पर ओवरी, है ना। अच्छा, एक और चीज होती है न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। सेम रीजन है उसका भी भाई, ताकि एक साथ अगर इकट्ठे रहेंगे तो सरफेस एरिया बेटर होगा, तो ट्रैप कर पाएं पॉलन को या पॉलन ग्रेन को रिलीज कर पाएं। सेम ही रीजन होता है इस बात का। इसे कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस के नाम से भी हमारे टेक्स्ट बुक में सिखाया जाता है कि एक साथ सारे न्यूमरस फ्लावर्स इकट्ठे हो गए हैं। नाम क्या होता है विंड पॉलिनेशन का, एनेमोफिली। जैसे वाटर वाली का क्या होगा, हाइड्रोफिली। देखो आ गया हाइड्रोफिली। वाटर वाली का क्या होगा बेटे, हाइड्रोफिली। अब देखो क्या होता है इसमें, वेलिसिनारिया या टेप ग्रास, हाइड्रिला यानी छोटा प्लांट, जोस्ट्रा सी ग्रासेस, ये सब एक्वाटिक होते हैं। क्वाइट रेयर होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में, जनरली वाटर पॉलिनेशन नहीं होती, सिर्फ 30% जेनेराज में ही होती है। इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, सारे एक्वेटिक प्लांट्स वाटर को यूज नहीं करते, जैसे कि वाटर हियासिंथ और वाटर लिली के अंदर देखा जाता है कि फ्लावर देखो अगर ये सी लेवल है तो फ्लावर इस लेवल से ऊपर आ जाता है और बीज की मदद लेकर क्या करता है, पॉलिनेशन करता है। तो ये एक बात होती है, इंसेक्ट या विंड से करता है, बीज से या विंड से, लेकिन इन केसेस में ऐसा नहीं होता। वेलिसिनारिया और जूस्टेरा में ऐसा नहीं है कि विंड का यूज करेंगे या इंसेक्ट का यूज करेंगे, ये वाटर का ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे। तो मैकेनिज्म ऑफ वाटर पॉलिनेशन की बात करते हैं, तो पहले वेलिसिनारिया को पकड़ लेते हैं भाई। वेलिसिनारिया के अंदर कैसे होता है, तो फीमेल फ्लावर रीचेस द सरफेस। देखो फीमेल फ्लावर जो होता है बेटा वो सरफेस पर पहुंच जाता है,
मेल फ्लावर पानी के अंदर डिटैच हो जाता है और फ्लोट करके पहुंचता है फीमेल फ्लावर तक। फर्टिलाइजेशन सरफेस पर ही होगी, इसलिए उसे बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली, ऑन द सरफेस, अपॉन द वाटर सरफेस। मेल फ्लावर्स आर रिलीज्ड एंड कैरिड बाय करंट्स। कहाँ कैरी करेंगे बेटा उसे? सरफेस तक कैरी करेंगे। यानी फर्टिलाइजेशन एक्चुअली में जब कभी भी होगी वो यहीं वाटर लेवल पर ही होगी। ये डिटैच्ड फ्लावर्स आपको दिख रहे होंगे मेल वाले, जो वहां तक पहुंचते हैं। सी ग्रासेस के अंदर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, जोस्ट्रा वगैरह में। यहाँ सबमर्ज्ड पॉलिनेशन होती है, पानी के अंदर ही, पानी के सरफेस पर नहीं, पानी के अंदर पॉलिनेशन होती है। तो ये बात हो गई भाई, उसमें ऑन सरफेस, इसमें विद इन द सरफेस या बिलो द सरफेस। एबायोटिक फ्लावर एडेप्टेशंस क्या होती हैं? तो उनका एक काम होता है कि पॉलन ग्रेन के बाहर एक कवरिंग रखते हैं वो, ताकि पानी से गीली ना हो, क्योंकि वाटर यूज होना है फर्टिलाइजेशन में। और ये बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होते, क्योंकि इनको पता है कि मुझे किसी इंसेक्ट को तो अट्रैक्ट करना नहीं है, तो कलर वगैरह में एनर्जी लगा के करेंगे क्या? तो ये उस एनर्जी का इस्तेमाल नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन बढ़ाने में लगा लेते हैं, रेदर देन कलर प्रोडक्शन में। तो ये देखो, इस टॉपिक की समरी आ गई भाई। चैप्टर समरी नहीं लिखना था, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है बेटा, टॉपिक समरी लिखना चाहिए था मेरे को। तो क्या क्या बात मुझे समझ में आई? पॉलिनेशन की बात समझ में आई। ऑटोगैमी हो सकती है, गिट्नोगैमी हो सकती है, जीनोगैमी हो सकती है, चेस्मोक्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हो सकते हैं। विंड पॉलिनेशन वालों ने कुछ कुछ बहुत बेटर चीज़ें हमारे लिए कर रखी हैं, जैसे कि नॉन स्टिकी होना इसका, पॉलन ग्रेन्स का, स्टिग्मा स्टाइल का बाहर निकल के रहना, एपीहाइड्रोफिली या जिसको हम बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली, वाटर के नीचे लेकर जाना, ये सब चीज़ें हमारे लिए उन्होंने कर रखी हैं। आगे देखते हैं। जेनेटिक वेरिएबिलिटी गिट्नोगैमी में ही होती है। तो पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, क्लिस्टोगैमी और पॉलिनेशन एजेंट्स और ट्रेड्स की बात हो गई। यहाँ रिबन लाइक होना चाहिए, लाइट पॉलन होना चाहिए। इस पे भी बहुत बार नीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। पॉलिनेशन एजेंट्स, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो बायोटिक के अंदर अगर हम देखते हैं तो देखो बीज, बटरफ्लाइज वगैरह आती हैं, वॉस्प, मॉथ वगैरह आते हैं, सब इंसेक्टा कई ऑर्डर्स हैं अलग अलग, कोलेपेट्रा, हाइमेनोपेट्रा वगैरह होते हैं इनमें। इंसेक्ट पर्टिकुलरली बीज सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होती हैं। बड़े एनिमल्स भी हो सकते हैं कई बार, जैसे कि प्राइमेट्स, इरेक्ट पोस्चर वाले, आर्बोरियल, रेप्टाइल्स, है ना, ये सब भी बहुत बार देखे जाते हैं कि पॉलिनेशन का काम करते हैं। तो वो देखो उन्होंने उसी हिसाब से एरोज भी बना रखी हैं। फ्लोरल एडेप्टेशन फॉर एनिमल्स। अगर इंसेक्ट पॉलिनेटिंग होना है तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए लार्ज कलरफुल फ्लावर्स का होना ज़रूरी है, नेक्टर रिच होना ज़रूरी है। स्मॉल फ्लावर्स जो होते हैं क्लस्टर्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, छोटे 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 कॉम्पैक्ट हो जाते हैं एक जगह पर, वो भी एक अरेंजमेंट रहती है ताकि विजिबल हो जाए वो सब, और प्लांट उसके उस बेहतरीन से डिज़ाइन को देखकर अट्रैक्ट हो जाए पॉलिनेटर्स उसकी तरफ। अट्रैक्टेंट्स एंड स्पेशल केसेस, फ्रेग्रेंस वगैरह से भी कभी कभी अट्रैक्ट होते हैं। सस्टेनिंग एनिमल विजिट्स, बार बार एनिमल तभी आएगा, एक बार तो धोखे से चलो आ भी गया, अट्रैक्ट होकर उसे कुछ नहीं मिलेगा तो वो दोबारा थोड़ी आएगा बेटा। दोबारा बुलाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? तो हमें उसको रिवॉर्ड देने पड़ते हैं, जैसे कि नेक्टर या पॉलन ग्रेन्स, तभी वो बार बार आता है। क्या मैकेनिज्म होता है? तो देखो, एनिमल पहले कांटेक्ट में आता है एंथर्स के साथ या स्टिग्मा के साथ, पॉलन ग्रेन उनकी बॉडी पर चिपक जाते हैं, फिर जब वो स्टिग्मा या दूसरे फ्लावर के पास जाके बैठते हैं तो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर देते हैं। सेफ प्लेसेस टू ले एग्स। अब बहुत बार एक रिलेशनशिप भी देखी जाती है कुछ प्लांट्स और पॉलिनेटर्स के बीच में, जैसे एक एग्जाम्पल होता है अमोर्फोफेलिस, मिस शेप पेनिस कहते हैं इसको, टॉलेस्ट फ्लावर है, 6 फीट हाइट है। एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कई बार लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, राइट। ये बात किसके बारे में लिखी गई है भाई? तो एक तो इसके अंदर तो आप एग प्लेस कर ही सकते हो बेटा, ये बात हमें यहाँ लिखनी चाहिए थी, गलती से इधर रह गई है दोस्तों, ये इसके बाद आएगी, है ना। तो देखो पहले इसको पढ़ते हैं, फिर ये हमें समझ आ जाएगी कि यूका प्लांट और मॉथ के बीच में एक रिलेशनशिप होती है कि मॉथ जो होता है वो अपने एग डिपॉजिट करता है प्लांट के किसमें, ओवरी में या लॉक्यूल या कैविटी इनसाइड द रूम में। फ्लावर उसके बदले यूका से क्या होता है, जो यूका प्लांट है वो किससे पॉलिनेट होता है, मॉथ से। ये इसको क्या करता है, पॉलिनेट करता है, ये इसको क्या करता है, पॉलिनेट, और ये बदले में क्या देता है, ये एग लेइंग की जगह देता है। क्या देता है, एग लेइंग की जगह। और
जब सीड डेवलप होने लगते हैं पॉलिनेट होने के बाद, तो लार्वा जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, किससे? मौत के एग्स में से, और वो फिर अपना ग्रो आराम से कर जाते हैं, उधर सीड ग्रो करती रहती है। बट ये दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकते हैं। नीड फॉर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, अगर ऑटोगैमी होती रहेगी, सेम फ्लावर या विद इन सेम प्लांट दो अलग फ्लावर करते रहेंगे, तो बार बार जब चीज़ें होती हैं तो उससे गड़बड़ होती है, उसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का होना बेटा। तो मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट्स हर्माफ्रोडाइट है, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ज़्यादा देखा जाता है भाई। तो पॉलन ग्रेन्स सेम स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं, देखो जैसे पहुंच रहे हैं, आपस में पहुंचते रहेंगे। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन या रेसेसिव ट्रेट्स ज़्यादा आने लगते हैं। सोल्यूशन क्या है? तो कुछ सॉल्यूशंस तो प्लांट ने खुद ही कर लिए हैं ताकि इनकरेज करें क्रॉस पॉलिनेशन को, कुछ हम हेल्प कर देते हैं, जैसे डिवाइसेस टू प्रिवेंट ऑटोगैमी, नॉन सिंक्रोनाइजेशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि ऑटोगैमी अगर चाहिए तो क्या चाहिए? सिंक्रोनाइजेशन। तो उसका अपोजिट कर दो कि भाई आपस में सिंक्रोनाइजेशन होगी ही नहीं, सेम टाइम पे मैच्योर ही नहीं होंगे एंथर और स्टिग्मास, तो कैसे होगा फिर? तो या ओवरीज, तो ये गड़बड़ हो गई भाई, नॉट टाइम्ड टुगेदर, या तो पॉलन जल्दी आ जाएगा या स्टिग्मा जल्दी रिसीव कर लेगा। स्पेशल सेपरेशन, अरेंजमेंट इस तरीके से कर दो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में ही ना आ पाए सेम फ्लावर के एंथर और स्टिग्मास। डिफरेंट पोजीशंस ताकि अटैच ना हो पाए। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, कुछ ऐसा जेनेटिक मैकेनिज्म इवॉल्व कर लिया है कुछ प्लांट्स ने कि सेम पॉलन ग्रेन पहुंचता भी है ना सेम प्लांट का, तो वो फर्टिलाइज कर ही नहीं पाता। तो तीन चीजें हैं, नॉन सिंक्रोनाइजेशन, स्पेशल सेपरेशन एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, तो कौन कौन से हैं भाई? देखो, कैस्टर एंड मेज, मोनेशियस प्लांट्स है ना, और डाइशियस प्लांट्स। डाइशियस प्लांट का मतलब क्या है? मेल और फीमेल फ्लावर जो है बेटा वो अलग अलग प्लांट पर हैं पूरी तरीके से, मेल यहाँ है फीमेल यहाँ है, अलग अलग प्लांट पर। यहाँ क्या हो रहा है भाई? एक ही फ्लावर पर, एक फ्लावर में तो नहीं है, एक ही प्लांट में दो जगहें हैं, एक जगह पर फीमेल है, एक ही प्लांट में सेम जगह नहीं है बट दो अलग अलग जगह पर हैं। तो देखो वही पुरानी बात है कि अगर अलग अलग हैं एक ही प्लांट पर है तो वो क्या हो रहा है? ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो रहा है बट गिटनोगैमी तो हो जाएगा, क्योंकि सेम फ्लावर सेम प्लांट पर है तो गिटनोगैमी बोलेंगे उसे। अलग अलग प्लांट पे होता तो जीनोगैमी, और सेम फ्लावर के अंदर ही हो जाता, प्लांट भी सेम और फ्लावर भी सेम, तो ऑटोगैमी। फ्लावर सेम, सॉरी क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, सॉरी यार, है ना, क्या बोला था हमने कि एक ही प्लांट है दो फ्लावर्स हैं अलग अलग तो गिटनोगैमी, एक ही प्लांट है एक ही फ्लावर है उसी में हो रहा है तो ऑटोगैमी, दो अलग अलग प्लांट हैं दो अलग अलग फ्लावर हैं तो जीनोगैमी। वही बात यहाँ पे आपको समझा रहा है कि जब एक ही प्लांट पर दो अलग अलग हैं तो ऑटोगैमी तो बच गई बट गिटनोगैमी तो हो गई। इस केस में ऑटोगैमी और गिटनोगैमी दोनों रुक जाएंगे जब प्लांट डाइशियस होगा। डाइशियस का मतलब मेल और फीमेल सेक्सेस अलग अलग प्लांट्स पर प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बेटा डाइशियस कहते हैं। पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई कि पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या होती है। तो देखो इनकम्पैटिबल पॉलन, अगर रॉन्ग पॉलन पहुंचेगा बेटा कभी भी, मान लो रोज के पास पहुंच गया मैरीगोल्ड को तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, रोज के स्टिग्मा के पास अगर पहुंच गया तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप, भाई जरूरी नहीं है ना इंसेक्ट के पास रोज का पॉलन ग्रेन लगा इंसेक्ट के पैर पे तो जरूरी थोड़ी है वो दूसरी बार अब रोज पे जाके बैठेगा, वो तो किसी पर भी जाकर बैठ सकता है ना, वो तो किसी पर भी जाकर बैठ सकता है, उसके पास तो ये एबिलिटी है कि वो कहीं पर भी जाके सेट हो सकता है। पिस्टल रोल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इनकम्पैटिबल पॉलन, रिकॉग्निशन मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स, ये भी बात ठीक है। कंपैटिबल पॉलन क्या होता है भाई? अगर सही सेम पॉलन ग्रेन आ गया तो कंपैटिबिलिटी दिखेगी हमें और वो अलाउड कर देगा उसको अपने अंदर ग्रो करना कि आप मेरे पास ग्रो बेशक से कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पर वो सेम प्लांट से ही पॉलन ग्रेन आया हुआ होगा। रिजेक्शन, अगर सेम नहीं होगा तो रिजेक्शन हो जाएगा भाई, केमिकल इंट्रैक्शन होती है इनके बीच में, दोनों केमिकल कंपैटिबिलिटी आती है तभी चीज़ें अलाउड होती हैं, और एक्सेप्टेंस भी हो सकती है। तो देखो दो चीज़ें हो सकती हैं, अगर कंपैटिबल पॉलन आएगा तो एक्सेप्टेंस और नॉन कंपैटिबल आएगा तो रिजेक्शन देखी जाएगी। पॉलन जर्मिनेशन एंड ट्यूब ग्रोथ,
Following compatible pollination, pollen germinate on the stigma. Produce a pollen tube. जब compatible pollination होती है तब क्या होता है, नॉन कंपैटिबल में तो रिजेक्ट हो जाता है, वो बात तो हमने पढ़ी ली थी। अगर कंपैटिबल होगी पॉलिनेशन तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगे स्टिग्मा पर। देखो ये स्टिग्मा है, यहाँ पॉलन ग्रेन है, इसके इंटाइन वाली लेयर जर्म पोर में से निकल के ग्रो करती हुई दिखेगी। यहाँ पर वो पॉलन ग्रेन के दो वेजिटेटिव और जनरेटिव न्यूक्लियसेस आपको दिखेंगे। वेजिटेटिव पॉलन ट्यूब को बड़ा करेगा, जनरेटिव पॉलन ग्रेन्स जो है गैमीट वाले पार्ट को लेकर आएंगे। प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। कंटेंट ऑफ पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब। स्टिग्मा स्टाइल से क्रॉस करते हुए जो पॉलन ट्यूब का स्ट्रक्चर है बेटा, ये धीरे धीरे ओवरी तक पहुंच जाएगा। कहां तक पहुंच जाएगा? धीरे धीरे ओवरी तक पहुंच जाएगा। ये उसने यहां पर हमें बताया है कि ऐसे कैसे ग्रो होती है। दोनों सेल्स के फेट बिल्कुल अलग अलग होते हैं, वेजिटेटिव और जर्मिनेटिव के। पॉलन शेडिंग, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल की बात हो गई। टू सेल स्टेज शेडिंग, जनरेटिव सेल डिवाइड टू फॉर्म टू मेल गैमेट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ। अगर टू सेल जैसा 60% लोगों में स्टेज होता है तो फिर वहां पे 3 सेल तो था नहीं, तो यहां पर वो पॉलन ग्रेन का जनरेटिव वाला पार्ट आकर 2 सेल्स डिवाइड करके बनाएगा और 3 सेल में कन्वर्ट होगा। 3 सेल स्टेज होगा तो पहले से उसके पास 2 मेल गैमेट पॉलन ग्रेन चल ही रहे हैं। की नीड पॉइंट, फिलीफॉर्म अपैरेटस एंट्री को गाइड करेगा। पॉलन ट्यूब जब एंट्री करेगा बेटा जहां से, यहां पर फिलीफॉर्म अपैरेटस होना चाहिए, उसको गाइड करेगा। ट्यूब एंटर द ओव्यूल, कहां से एंटर करेगा भाई? तो वो माइक्रोपाइल जहां पर छोड़ रखी थी इंटेगुमेंट्स ने जगह, जहां उसने न्यूक्लियस को कवर नहीं कर रखा था, वहां से एंट्री करेगा। एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स, जो कि वो अपने आप को डीजनरेट कर लेता है उस प्रोसेस में उसको एंट्री देने के लिए, और दूसरे वाला गाइड करता रहता है उसको। और जैसे गाइड करने का काम पूरा हो जाता है कि यहाँ आपको एग्जैक्टली पहुंचना है, तो दूसरे वाला भी डीजनरेट हो जाता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? क्रॉस डिफरेंट स्पीसीज टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर्स। बिल्कुल ठीक बात है, हम अपने आप कर रहे हैं तो ये आर्टिफिशियल है बेटा। इंश्योर ओनली वन डिजायर पोलन इज यूज्ड, जो हम चाहते हैं वही हो। फिर जब आर्टिफिशियल क्रॉस करना है या क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करना है, जैसे हम एनिमल्स में भी करते हैं, तो फिर हम अपने पसंद के गैमीट के साथ ही करेंगे। इमैस्कुलेशन, तो तरीका क्या है कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो आप इमैस्कुलेशन, ई का मतलब रिमूव या एग्जिट कर देना, मैस्कुलेशन मतलब मेल पार्ट, यानी एंड्रोशियम को हटा दो। तो जब एंड्रोशियम हटा देंगे तो आपस में फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकती, अकेला गाइनेशियम तो फर्टिलाइज करेगा नहीं, तो एंड्रोशियम आप हटा देते हैं यूजिंग फोर्सेप्स। और फिर आप इमैस्कुलेटेड फ्लावर को, जिसमें सिर्फ स्टिग्मा स्टाइल कॉपर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होगा, उसे कवर कर देंगे ताकि कोई अनवांटेड स्ट्रक्चर आके उसे ना फर्टिलाइज करे। और जब वो स्टिग्मा सेल ओवरी पूरा मैच्योर कर जाएंगे, तब हम लोग उस पर डिजायर्ड पॉलन ग्रेन डालेंगे और फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। रिमूव कर दिया, बैक कर दिया, डस्ट कर दिया विद डिजायर्ड पॉलन ग्रेन, दोबारा रीबैक कर दिया और फ्लावर को डेवलप होने दिया। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है बेटा, तो हमें जरूरत ही नहीं है इमैस्कुलेशन की, फिर हमें बस क्या करना है, बस बैक करना है फीमेल वाले को और अपना डिजायर्ड पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करना होता है। तो देखो पॉलिनेटर्स कौन कौन है, इंसेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हो सकती हैं। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी बेटा? तो हमें ज़रूरत पड़ेगी मैस्कुलेशन की, यूनिसेक्सुअल में ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन की बात हो गई कि डिजायरेबल और अनडिजायरेबल पोलन पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोफिली वगैरह की बात हो गई थी पहले ही। डबल फर्टिलाइजेशन, गैमेट रिलीज इन सिनगैमी। अब जो पोलन ट्यूब जो है बेटा वो एंटर कर गई एक सिनेर्जिड में, उसने गैमेट्स को रिलीज भी कर दिया। एक मेल गैमेट मूव कर गया टुवर्ड्स दी एग सेल, जो कि एग एपरेटस में प्रेजेंट होगा माइक्रोपेलर एंड के पास ही, वो वहां फ्यूज कर गया, उसे बोलते हैं सिनगैमी। और जब वो फ्यूजन हुई तो एक डिप्लॉयड सेल बना जिसका नाम था जाइगोट। अब ये माइटोटिकली डिवाइड करके बाकी की चीजें बनाएगा, देखो जाइगोट बन गया। द सेकेंड मेल गैमेट, एक फ्यूजन तो यहीं पर हो गई एग सेल और पोलन ग्रेन की। जो सेकेंड मेल गैमेट होता है वो मूव करता है टुवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई, जो कि सेंटर में प्रेजेंट थे, दो अपोजिट पोल से आए थे दोनों, तो इसलिए पोलर न्यूक्लियाई कहा गया था। द मेल गैमेट फ्यूजेस विद देम और क्या बनाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म
न्यूक्लियस बनाता है जो ट्रिप्लॉइड होगा, क्योंकि 2 न्यूक्लियस एन उनके पास पहले से ही है, एक एन पोलन ग्रेन का आ गया तो 3n हो गया। वाई ट्रिपल फ्यूजन? इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं, 2 पोलर न्यूक्लियस वहाँ पहले ही थे और एक बाहर से पोलन ग्रेन वाला आ गया, तो ट्रिपल फ्यूजन। और एक प्रोडक्ट यहाँ से बना फर्टिलाइजेशन होकर, और एक बन गया था पहले ही सिंगेमी एग सेल के साथ होकर, तो डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है एंजियोस्पर्म्स का। तो ये देखो सेकंड मेल गैमेट दिखाया गया है पोलर सेल के पास आते हुए, पहले वाला तो, और क्या रिजल्टेंट प्रोडक्ट बना है फर्टिलाइजेशन के बाद? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और यहाँ एग सेल के साथ दिखाया गया था, तो 2 अलग अलग जगह आपको दिखाई गई हैं। एग सेल के साथ कैसे होगा, एक मेल गैमेट, और दूसरा सेंट्रल सेल के साथ कैसे होगा। तो 2 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ फ्यूजन्स टेक प्लेस, एक सिंगेमी है भाई और एक है ट्रिपल फ्यूजन। 2 अलग अलग फ्यूजन्स हुई हैं, है ना। दोनों इवेंट्स जब एक साथ देखते हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, एंड दिस इज वेरी यूनिक टू द फ्लावरिंग प्लांट्स, उन्हीं में ये देखा जाता है। तो देखो यहाँ सेंट्रल सेल वाली बात आपको दिख रही होगी। फेट ऑफ सेल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो सेंट्रल सेल होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, वो न्यूट्रिशियस होता है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और जो जाइगोट होता है बेटा, वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। सिंपल सा फेट है, दोनों का अपना अपना। फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक। नोटिस द जाइगोट एट माइक्रोपाइलर एंड। देखो भाई ये जाइगोट बन गया फर्टिलाइजेशन होने के बाद। ऑब्जर्व द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन द सेंटर। और जब ये काम हो जाता है तो जो बचे हुए सेल्स हैं, कौन कौन से? सिनर्जिड्स। देखो ये डीजनरेट होने लग गए, और एंटीपोडल सेल्स जो चेलेजल एंड पे थे वो भी डीजनरेट होने लग जाते हैं। जाइगोट अंडरगोज डिविजन्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। स्टेजेस होती हैं, पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोब्यूल शेप बनती है, फिर हार्ट शेप बनती है, फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। स्टेज वाइज डिविजन्स होती हैं। की टेकअवेज हमारे क्या हैं? तो की टेकअवेज डबल फर्टिलाइजेशन से इतने ही हैं बस, कि एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हमारे पास बनता है बेटा, और दूसरा हमारे पास बनता है जाइगोट, और दोनों आगे एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, एक हमें न्यूट्रिशन देने में मदद करेगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स दैट अकर फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन आर टर्म्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जैसे कि एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के बाद होती है। मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, ओवरी इनटू फ्रूट, ये सब बाद में होता है, इसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट फिजिकली प्रीसीड करता है एम्ब्रियो से पहले, क्योंकि एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए बेटे वो तो यहीं से आएगा, राइट, ताकि न्यूट्रिशन मिल सके किसको? एम्ब्रियो को। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। जो पहला प्राइमरी सेल बना था पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करने के बाद, है ना, तो वो फिर डिवाइड करता रहता है और टिश्यू बना लेता है पूरा। और उसमें बहुत सारे रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं जैसे न्यूसेलस में होते थे, और वो हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन के दौरान। तो देखो कितने सारे सेल्स बन गए डेवलपिंग एम्ब्रियो के अराउंड जो इसको प्रोटेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, 2 तरीके से हो सकता है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन भी। जैसे मेगास्पोर के टाइम पे हो रहा था कि पहले फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगी, पहले सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा, बाद में सेल आएगा, और बाद में ऐसा होगा कि 2 न्यूक्लियस के बाद एक ही सेल आ गया, इसलिए 7 सेल 8 न्यूक्लियट कंडीशन हो गई। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी हो सकता है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सक्सेसिवली डिवाइड करता रहे, कंप्लीटली फ्री न्यूक्लियस बन जाएं, और फिर बाद में सब्सिक्वेंटली सेल वॉल आए न्यूक्लियस। अभी तो देखो सिर्फ न्यूक्लियस न्यूक्लियस है, फिर जब हम यहां देख रहे हैं तो हर न्यूक्लियस के बाहर ये सेल बन गया है, लेकिन यहां देख रहे थे तो सिर्फ न्यूक्लियस ही था हमें। दूसरा होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, कि भाई शुरू से ही सेल बनते दिख जाए, राइट। तो 2 तरीके से हो सकता है कि सिर्फ न्यूक्लियस तो फ्री न्यूक्लियर और सेल वॉल बन गई है, डिफरेंशिएट हो गए हैं, तो सेलुलर एंडोस्पर्म कहा जा सकता है। जैसे हमें उसमें पढ़ाते थे कोकोनट में, सेल साइकिल वाले चैप्टर में, जो लिक्विड है वो फ्री न्यूक्लियर है, कोकोनट के अंदर जो पानी पीते हैं, और जो उसका कई बार हम बोलते हैं मलाई है उसके अंदर, वो सेलुलर एंडोस्पर्म होती है। एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्पर्म्स, कोकोनट वाटर, देखो वही फिर से बात आ गई, फ्री न्यूक्लियर वाटर इज दिस, और जो व्हाइट कर्नल या जो मलाई होती है वो उसमें सेलुलर एंडोस्पर्म होती है। फेट ऑफ एंडोस्पर्म, या तो एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो जाएगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, या कंज्यूम नहीं होगा। अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो वो किसके एग्जाम्पल? पी, ग्राउंड नट और बीन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, तो उसके सीड में तो कुछ फिर बचेगा नहीं, तो उसको हम बोलते हैं
नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। और एंडोस्पर्म परसिस्टेंट रहा और सीड जर्मिनेशन के दौरान भी आपके लिए प्रेजेंट था, उसे बोलते हैं एल्ब्यूमिनस, यानी कि कैस्टर और कोकोनट में पाया जाने वाला या व्हीट राइस मेज में पाए जाने वाला। तो एम्ब्रियो की इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। डेवलप्ड स्ट्रिक्टली एट द माइक्रोपाइलर एंड, क्योंकि एग एपरेटस वहीं था, वही फर्टिलाइजेशन हुई थी, जाइगोट वहीं बना था, तो एम्ब्रियो भी बेटा ऑब्वियसली वहीं पर बनेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म, बिल्कुल ठीक बात है, ताकि न्यूट्रिशन मिलता रहे। अर्ली स्टेजेस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दोनों में सेम सी ही होती हैं, चाहे वो कोई सा भी प्लांट हो, डाइकोट या मोनोकोट। स्टेजेस वही जाइगोट, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर, स्फेरिकल शेप, हार्ट शेप एंड मैच्योर एम्ब्रियो की फॉर्म पे बनती है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट, डाइकोट को देखते हैं तो एम्ब्रियोनल एक्सेस और दो कॉटिलेडन दिखाई देते हैं। ये जिस पर ग्रो कर रहे हैं मेन एक्सेस, उसे एम्ब्रियोनल एक्सेस कह रहे हैं। दो कॉटिलेडन नजर आ रहे हैं भाई, ये रहे, राइट। और पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सेस अबव द कॉटिलेडन, इन कॉटिलेडन से ऊपर का जो हिस्सा है वो एपिकोटाइल, नीचे का जो हिस्सा है हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल कल को प्लूम्यूल बनाएगा और हाइपोकोटाइल कल को रेडिकल बनाएगा या रूट बनाने के लिए जाएगा भाई। देखो रेडिकल रूट कैप दिखा भी रहा है बल्कि आपको यहाँ पर, राइट। टर्मिनेट्स विद द प्लूम्यूल, लिख ही दिया उसने वो, हाइपोकोटाइल रेडिकल। रूट टिप को कौन कवर करेगा बेटा, तो रूट टिप को कवर करते हैं रूट कैप से। तो ये बिल्कुल एम्ब्रियोनल एक्सेस का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए हमें। ये सेम हमें एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाले जो चैप्टर जो हम 11th में पढ़ते थे, तो भी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में बताया जाता था कि यही इंटीग्यूमेंट्स कल को टेस्टा और टेगमेन भी बना देंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट देखते हैं तो वहां पर स्क्यूटेलम होता है भाई, सिंगल कॉटिलेडन है, दो नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट है, ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल है, नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल है। कोलियोपटाइल जो होता है वो प्लूम्यूल को कवर करता है, क्लोराइजा रेडिकल को कवर करता है। ये शूट अपेक्स है, ये रूट अपेक्स है, ये सब हम 11th में पढ़ चुके होते हैं, तो बेसिकली उसी की यहाँ पर रिपीटेशन हो रही होती है हमारे लिए। एनसीईआरटी में एक और रूडिमेंट्री कॉटिलेडन दिखाते हैं कई बार, जिसका नाम एपीब्लास्ट होता है, रूडिमेंट्री कॉटिलेडन जो कि यहाँ पाया जा सकता है। ग्रास फैमिली कॉटिलेडन सिंगल होता है, लोअर एंड पे रेडिकल रूट कैप होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड शीथ होती है क्लोराइजा की। तो वही कॉन्सेप्ट है जो बेटा हम पहले भी पढ़ रहे थे, इसमें कुछ बहुत अलग बात नहीं होती है। मोनोकोट एम्ब्रियो की अगर हम बात करते हैं भाई, देखो तो वही सेम बात है, एपिकोटाइल पोर्शन, एम्ब्रियोनल एक्सेस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम कहाँ अटैच्ड है उसके ऊपर, स्क्यूटेलम कहाँ तक दिख रहा है उसे नहीं बेटा। लीफ प्रिमोर्डिया मतलब इनिशियल पार्ट्स, ब्लूप्रिंट जो कल को लीफ बनाएंगे। शूट एपेक्स, एपिकोटाइल, एम्ब्रियोनल एक्सेस, स्क्यूटेलम। देखो स्क्यूटेलम के अटैचमेंट के ऊपर वाले हिस्से को क्या कह रहे हैं, एपिकोटाइल, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। These fragile structures are securely enclosed in hollow foliar structure known as कोलियोपटाइल। बिल्कुल ठीक बात है। की एग्जाम टेकअवेज क्या है भाई, तो एंडोस्पर्म कंज्यूम भी हो सकता है, एंडोस्पर्म नहीं भी कंज्यूम हो सकता है। कोकोनट एनाटमी, डाइकोट, मोनोकोट, दो कॉटिलेडन, एक एम्ब्रियोनल एक्सेस, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, कोलियोपटाइल, क्लोराइजा। वही बातें जब तक हमने बार बार करी हैं। एपीब्लास्ट वगैरह क्या होगा, स्क्यूटेलम क्या होगा, या कैसे प्रो एम्ब्रियो से हार्ट शेप ग्लोबुलर, ये सब एम्ब्रियोज बनेंगे बेटा। सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, द लास्ट पार्ट। व्हाट इज अ सीड? सीड फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, फ्रूट्स के अंदर जनरली देखा जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। सीड कोड जो इंटीग्यूमेंट से बनते हैं, कॉटिलेडन्स होते हैं जो फूड रिजर्व्स होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सेस होता है जिसपे पूरा एम्ब्रियो ग्रो करता है, मेन एक्सेस। तो देखो जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि एंडोस्पर्म अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो नॉन एल्ब्यूमिनस, जैसे पी और ग्राउंडनट। कंज्यूम नहीं हुआ तो एल्ब्यूमिनस, जैसे वीट, बाजरा, बार्ले, कैस्टर, मेज, इन सब के अंदर ऐसा देखा जाता है। यहाँ कोई एंडोस्पर्म नहीं है, यहाँ पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, इतना ही फर्क होता है। परसिस्टेंट न्यूसेलस, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है बेटा, एंडोस्पर्म रह जाए तो ठीक है, लेकिन कभी कभी न्यूसेलस भी बचा हुआ दिखता है बाद में। तो अगर न्यूसेलस बचा हुआ दिख जाता है तो उस टर्म को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं बेटा? पेरिस्पर्म। ब्लैक पेपर और बीट में ऐसा कई बार देखा गया है कि पेरिस्पर्म भी बचा हुआ रह जाता है, या न्यूसेलस बचा हुआ रह जाता है।
प्रोटेक्टिव लेयर्स एंड जर्मिनेटिंग पोर्स, तो देखो मैंने बताया था बेटा आपको, इंटेगुमेंट से सीड कोट्स बन जाएंगे, हार्डन टू फॉर्म सीड कोट टेस्टा टेगमेन। माइक्रोपाइल जो होगी वो जर्मिनेटिंग पोर की तरह काम करेगा, वाटर ऑक्सीजन की एंट्री, इमर्जिंग रेडिकल रूट वहीं से बाहर की तरफ ग्रो करेगा। माइक्रोपाइल इनहेरिटेड फ्रॉम द ओव्यूल, रिमेन अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। फंक्शंस, ओव्यूल में था माइक्रोपाइल, वहीं से इनहेरिट हुआ है, जहाँ पे इंटेगुमेंट कवर नहीं करते न्यूक्लियस को वहीं माइक्रोपाइल होता है। ऑक्सीजन और वाटर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। चेंजेस ड्यूरिंग सीड मैचुरेशन, पहला होता है मैचुरेशन डिहाइड्रेशन, कि सीड बन गई बट कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो वो अपने वो अंदर का वाटर लूज कर देते हैं, अपने आप को स्पॉइल होने से बचाते हैं, उसे मैच्योर करना कहते हैं, कि अपने वाटर कंटेंट को घटा दो, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रोक दो। कल को जब फेवरेबल कंडीशन आएंगे बेटा तो जो उस डोरमेंसी में वो चले गए थे अपने वाटर को कम करके, वो वापस ग्रो करेंगे। जैसे ही मॉइस्चर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर रिटर्न करता है उसे बोलते हैं जर्मिनेट करना। मैच्योर होना मतलब डेवलप होने के बाद अपने आप को, अगर आपको लग रहा है कि अभी आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन नहीं है तो अपने आप को बचाने का तरीका वो मैच्योर होना कहलाता है, कि वाटर वगैरह लूज कर दो। जर्मिनेट मतलब जो दोबारा फेवरेबल सिचुएशन आएगी तो अब दोबारा ग्रो करेंगे उसमें, उसे जर्मिनेट होना कहा जाता है। डाइकोट और मोनोकोट सीड के नाम है बेटा बस वो, डाइकोट के अंदर बीन आ गया, मोनोकोट के अंदर मेज आ गया। ओवरी टू फ्रूट डेवलपमेंट, ओव्यूल टू सीड तो हो गया, एंडोस्पर्मस, नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स, पेरिस्पर्म की बात हो गई। ओवरी टू फ्रूट डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो कई बार फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऑरेंज में फ्लैश होता है बहुत सारा, मैंगो में होता है, गवावा में होता है, और कई बार ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं जैसे ग्राउंड नट, मूंगफली वगैरह जो हम खाते हैं वो वाली बात है। तो दो तरीके के फ्रूट्स होते हैं, एक तो सिंपल सी बात है, राइट। तो फ्रूट की वॉल फ्लैशी वालों में तो पेरिकाप वगैरह हमें बहुत अच्छे से नजर आती है, अंदर बीज भी देखो एप्पल वगैरह में हमें नजर आ जाते हैं, ऑरेंज में हमें सीड्स नजर आ जाती हैं। ट्रू फ्रूट्स जो होते हैं डेवलप फ्रॉम द ओवरी पार्ट, अदर फ्लोरल पार्ट्स डिजेनरेट, इसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। जैसे कि ये दिख रहा है आपको एक फ्रूट। फॉल्स फ्रूट जैसे कि एप्पल, जिसमें जो हम व्हाइट वाला पार्ट खाते हैं वो एक्चुअली थैलेमस है, वो एक्चुअली क्या है, द बेसल पार्ट, जहाँ पे सारे सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गायनेशियम अटैच होते हैं, वो वाला पार्ट होता है, उसे बोलते हैं हम फॉल्स फ्रूट। ये थैलेमस है। एंडोकार्प, मीजोकार्प तो ये छोटे से अंदर होते हैं जिसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, जिसको हम खाते भी नहीं है इस केस में। सिमिलरली स्ट्रॉबेरी में भी ऐसा ही है, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, इंडिविजुअल फ्रूट्स होते हैं जो ऊपर हैं, ट्रू फ्रूट्स की तरह, लेकिन हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो थैलेमस वाला पार्ट होता है इसके अंदर भी, तो ये हमें ध्यान रखना होता है। फॉल्स फ्रूट्स ऑफ एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, जो फ्लैशी पार्ट होता है उसका भी, वो भी फॉल्स ही है, और एप्पल का भी जो फ्लैशी पार्ट होता है बेटा वो भी फॉल्स ही होता है। ट्रू फ्रूट तो इसके अंदर जो बाहर सीड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं वो होते हैं, जिसको एक्नेस कहा जाता है, और इसमें कोर होती है जो विद सीड, वो ट्रू फ्रूट होता है, बट हम वो कंज्यूम ही नहीं करते, इसमें थैलेमस वाला पार्ट कंज्यूम करते हैं, इन्हें फॉल्स फ्रूट्स कहा जाता है। फ्रूट डेवलपमेंट अगर बिना फर्टिलाइजेशन के हो रही है भाई तो उसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं, विदाउट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सीडलेस जैसे कि बनाना, ग्रोथ हार्मोन्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाए। वाई सीड एवोल्यूशन, वाई सीड्स आर इवोल्यूशनरी मार्वल्स, तो इसके ऊपर जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपने को ध्यान रखना होता है बेटा कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन इंडिपेंडेंट होती हैं वाटर के, तो बेटर सीड सेट आता है इसमें हमेशा। मैंने तब भी समझाया था कि किसी एनिमल के थ्रू जा रहे हैं तो ज़्यादा बेटर चांसेस हैं कि पॉलिनेशन ठीक से हो जाएगी। डिस्पर्सल करवा लेते हैं सीड्स किससे, एनिमल से। सफिशिएंट फूड रिजर्व्स होता है सीड के पास, अपने आप को मैच्योर स्टेज में बचाए रखना जर्मिनेट से पहले। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, कहते हैं सीड्स इवोल्यूशनरी मार्वल्स हैं, बहुत ज़बरदस्त इवोल्यूशनरी चीज़ है कि इन्होंने अपनी डिपेंडेंस एनिमल्स पे करी है, वाटर पे नहीं करी। डिस्पर्सल के लिए इसके पास मैकेनिज्म है, नरिशमेंट अपनी कर सकता है, इवन फोटोसिंथेसिस ना भी हो तो एंडोस्पर्म है। प्रोटेक्शन, वेरिएशन एंड एग्रीकल्चर, हार्ड सीड कोट इनको प्रोटेक्ट करता है, जेनेटिक वेरिएशन जो होती है सीड नेचुरली जनरेट करते हैं, एग्रीकल्चर में हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है ना। डॉर्मेंसी आर एब्सोल्युटली क्रूशियल फॉर स्टोरेज, अगर मेरे को आज पौधा का बीज मिल गया, मैं 10 दिन बाद भी लगाऊंगा वो चल जाएगा, क्योंकि उसने अपने आप को प्रिजर्व कर लिया होगा, वाटर को लेवल को श्रिंक कर लिया होगा, अपने आप को वाटर लेवल को लूज करके, ताकि बाद में भी वो कामयाब रहे। और क्योंकि सीड ओव्यूल से बनी है और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण बनी है, तो जेनेटिक वेरिएशन तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ इनहेरिटेड ही होता है।
कब तक अलाइव होते हैं बेटा, तो ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी करा था, पॉलन ग्रेन के लिए करा था तब, अब हम कर रहे हैं सीड के लिए। तो ये डिपेंड करता है, जैसे ल्यूपिनस आर्क्टिकस का तो 10,000 साल का रिकॉर्ड है कि अलाइव था। फिनोक्स डैक्टिलिफेरा डेट पाम, वो 2000 साल तक उसका सीड क्या था, अलाइव था। मैसिव सीड प्रोडक्शन इन प्लांट्स, कौन कौन से प्लांट्स में बहुत ज्यादा मैसिवली सीड प्रोड्यूस होता है, तो बेटा ऑर्चिड फ्रूट्स में होता है। ह्यूज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ओरोबैंकियन स्ट्रेगा। फिकस ट्री का बायोमास बहुत ज्यादा होता है, छोटे से सीड से बहुत बड़ा बायोमास का ट्री बन सकता है। तो एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस, पेरिस्पर्म, फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्पी, माइक्रोपाइल, डोरमेंसी, सीड क्यू, मार्वेलस है, ये सब बातें बेटा हमने सीख ली यहां पर। एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, नॉर्मली जो सीड प्रोड्यूस होती है बेटा वो कैसे होती है कि पॉलन ट्यूब आएगा, मेल गैमेट डिलीवर करेगा, तो चीजें होंगी, राइट। एक्सेप्शन होता है कभी कभी जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बनती है, उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। एग्जाम्पल एस्ट्रासियाई और ग्रासेस। एस्ट्रासियाई मतलब स्टार लाइक रेज निकल रही होंगी, कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट होगी। हाउ डू एपोमिक्टेड सीड्स डेवलप, तो मेथड 1 होता है डिप्लॉयड एग सेल से बन जाती हैं सीधा, एग सेल से सीधा बन जाती हैं विदाउट रिडक्शनल, इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस को बाईपास करके डायरेक्ट एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाती है। दिस reduced egg cell develop into embryo without fertilization, right। गड़बड़ क्या होगी, बिना मियोसिस के करा है, बिना मेल गैमेट के करा है, तो आइडेंटिकल क्लोन होगा ये किसका बेटा, पेरेंट प्लांट से। इसके अरेंजमेंट एकदम कैसी होगी, आइडेंटिकल क्लोन जैसी होगी कि एक एग सेल था हमारे पास, वही सीधा कन्वर्ट हो गया एम्ब्रियो में, उसी में सीड में वगैरह बन गई, तो यानी कुछ बाहर से दूसरा सेल आया ही नहीं, तो ये कंडीशन ठीक नहीं है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी। पोली एम्ब्रियोनी, जनरली कहते हैं कि भाई एम्ब्रियो सैक जो होता है वो एम्ब्रियो बना रहा होगा बाद में, या जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा होगा, बट अगर न्यूसेलर सेल्स भी जो एम्ब्रियो सैक के बाहर थे, जिसमें से किसी एक को पकड़ा था आपने माइक्रोपाइलर एंड पर जाकर कि आप बनाओ मेगास्पोर, अगर उसके बाकी सेल्स भी बनाने लगे मेगास्पोर, तो बाकी में भी एक सेल बनेगा, फिर बाकी में भी एम्ब्रियो बनेगा, उस कंडीशन को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। सम न्यूसेलर सेल्स जो सराउंड करते हैं एम्ब्रियो सैक को, वो प्रोट्रूड करते हैं एम्ब्रियो सैक में, और वो एम्ब्रियोज जब बनाते हैं तो पॉली एम्ब्रियोनी होती है, जैसे कि सिट्रस और मैंगो में। आर एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज क्लोन्स, यस, क्योंकि बिना मियोसिस और फर्टिलाइजेशन के बने हैं तो क्लोन्स ही होंगे भाई, ये बिल्कुल ठीक बात। प्रॉब्लम विद द हाइब्रिड सीड्स क्या है, जो हम हाइब्रिडाइजेशन या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में मैस्कुलेशन और बैगिंग वगैरह से करते हैं, वहाँ प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्टिविटी तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन दिक्कत यह है कि इनको हर साल बनाना पड़ेगा। हाइब्रिड कैरेक्टर्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं, वो एक प्रॉब्लम है, और इनको बनाने में कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगती है। एपोमिक्सिस की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हाइब्रिड्स को हम एपोमिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, बिना फर्टिलाइजेशन के करने लगेंगे, तो कुछ सेग्रीगेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप चीजें हमारे लिए बेटर फॉर्म होते लग जाएंगी, कोई कैरेक्टर सेग्रीगेशन नहीं होगा। वो उन सीड्स को बार बार लगाएंगे और सेम कैरेक्टर्स उनको मिल जाएंगे। आजकल हम इस पे बेटा काम कर रहे हैं एडवांस रिसर्च में, तो ये इसके की टेक अवेज हो गए भाई, इंपॉर्टेंस की बात हो गई दोस्तों। तो बेटा ये वाला चैप्टर भी देखो हमने खत्म कर लिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, काफी बड़ा चैप्टर था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, डाइकॉट, मोनोकॉट, पॉलिनेटिंग एजेंट्स, फर्टिलाइजेशन, प्री पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सब कुछ हमने इसमें कवर करा है। फिर भी कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट करके दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव ए ग्रेट डे अहेड।